Disclaimer: This video is a fan-made narrative and explanation of a fictional story. It does not include or reuse any official audio, video, music, or other copyrighted material from any platform. All voiceovers, narrations, and scripts are completely original and independently created by the creator. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी ट्यूब की उस दुनिया में जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया रहस्य, नया रोमांच और ढेर सारी भावनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ आपको मिलेंगी थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ, अद्भुत साई-फाई फैंटेसी की झलक और दिल को छू जाने वाली लव स्टोरीज जो हर बार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए अब वक्त है आज की कहानी में खो जाने का। महाशिखर तेज भूमि की धरती का सबसे ऊंचा मुकाम। चारों ओर काली हवाएं पागलों की तरह गरज रही थी, मानो आसमान फटकर धरती पर टूट पड़ेगा। गहरे अंधेरे में ये हवाएं किसी राक्षसी जानवर की तरह दहाड़ती और सामने आने वाली हर चीज को बेरहमी से निगल जाती। यह स्थान तेज भूमि महाद्वीप के 7 निषिद्ध इलाकों में से एक तेजपुर की मृत्यु घाटी के हृदय में स्थित है। मृत्यु घाटी में खालीपन का अनंत तूफान साल दर साल, युग दर युग बिना थमे बहता रहता है। इसकी हवाएं किसी अदृश्य मांस चक्की की तरह है जो यहाँ आने वाले हर जीव के अस्तित्व को चीर फाड़ देती है। हजारों वर्षों में असंख्य महाशक्तिशाली योद्धा यहाँ अपनी आखिरी सांसें गिन चुके हैं। इस घाटी में कदम रखना मौत के मुंह में कूदने जैसा है। यहाँ तक कि सबसे आत्मविश्वासी और निर्भीक योद्धा भी इस ओर आने से पहले कांप उठते हैं, क्योंकि यह तूफान 9 दिनों के सम्राट जैसे अपराजेय योद्धा को भी पलक झपकते टुकड़े टुकड़े कर सकता है। यह स्थान जीवन और मृत्यु के बीच की अंतिम सीमा है। क्यों त्रिशा तेजस, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? खून से लथपथ विवान मृत्यु घाटी के सामने एक चट्टान पर खड़ा था। उसने अपने सामने एक पुरुष और एक महिला को गुस्से से घूरा। उसकी आंखें गहरे गुस्से और दर्द से भरी थीं, जैसे कोई चाकू दिल में चुभ गया हो। तेज भूमि महाद्वीप का मशहूर 9वें लेवल का औषधि विशेषज्ञ, 8वें लेवल का शाही रक्त वाहिका मास्टर और 8वें लेवल का सम्राट युद्ध सम्राट। वह बचपन से अनाथ था। उसकी शक्तियों के रास्ते खराब थी और वह अभ्यास नहीं कर सकता था, लेकिन उसका जन्म इस बंधन को तोड़ने के लिए हुआ था। रक्त गुरु से शुरू करके उसने अपनी किस्मत बदल दी। कमजोर रक्त की ताकत से वह पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। उसने एक अनोखा रास्ता बनाया और इतिहास में पहला इंसान बना। 26 साल की उम्र में विवान अकेले देवशिखर पर्वत पर गया। 9 कदम सरणी को 49 दिन तक पार करने के बाद वह हजारों सालों में देवशिखर पर्वत का इकलौता मास्टर बना। 28 साल की उम्र में उसने 9वें लेवल की औषधि शोधन में महारत हासिल की और मुख्य भूमि भारत में औषधि हॉल का सम्मानित बुजुर्ग बना। 30 साल की उम्र में वह रक्त वाहिका मास्टर के 8वें लेवल पर अपनी उपलब्धियों के लिए मशहूर था और रक्त टॉवर में शीर्ष 10 रक्त वाहिका मास्टर्स में चुना गया। वह मुख्य भूमि का सबसे बड़ा लोक प्रसिद्ध कहानी बन गया। उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी, त्रिशा, जिसे मुख्य भूमि भारत में सबसे सुंदर महिला माना जाता था। पिछले 10 सालों में विवान ने त्रिशा की साधना को बेहतर बनाने के लिए अपनी जिंदगी और मौत को दांव पर लगा दिया। वह 9 दिनों का सम्राट बनी और मुख्य भूमि भारत में उनकी प्रेम कहानी मशहूर हुई। उसका एक भाई था, तेजस, लेकिन जब उसने त्रिशा और तेजस को मुख्य भूमि की चोटी तक पहुंचाया तो उन्होंने उसके साथ धोखा किया। उस दिन नींद में त्रिशा ने अचानक अपने बनाए सम्राट सैनिकों से विवान पर हमला किया। उसी वक्त तेजस, जो पहले से घात लगाए था, उसके महल में घुस गया और जोरदार हमला किया। विवान अचानक पकड़ा गया और बुरी तरह घायल हो गया। वह महल से भागा और 3 दिन रात तक दौड़ता रहा, लेकिन आखिर में उसे मृत्यु घाटी तक खदेड़ दिया गया। इस समय विवान पहले से ही थक चुका था। उसकी शक्तियों के रास्ते टूट चुकी थी और वह मरने की कगार पर था। उसके पास फिर से लड़ने की ताकत नहीं थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि जिन 2 लोगों को वह सबसे करीबी मानता था, उन्होंने उसे धोखा देने के लिए हाथ क्यों मिलाया। क्यों? खूबसूरत त्रिशा, जो चित्र में किसी परी जैसी थी, मुस्कुराई और तेजस की बाहों में आराम से लेट गई जब विवान ने सवाल पूछा। तेजस का बड़ा हाथ त्रिशा की कमर पर था। विवान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा अविश्वास से लाल हो गया। मानसिक आघात से उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली और वह फुसफुसाया,
तुम दोनों ने ऐसा। त्रिशा ने तंज कसा और होकर विवान को देखा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुमसे मिलने से पहले मैं तेजस से प्यार करती थी। मैं तुम्हारे साथ थी क्योंकि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती थी। क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें सचमुच पसंद करती हूं? हाँ, गलत। त्रिशा ने विवान को तिरस्कार से देखा। हर बार जब मैं तुम्हारे साथ होती थी मुझे घिन आती थी। अगर तुम मुझे और तेजस को फायदा ना पहुंचाते तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ने के लिए बहुत आलसी होती। पिछले 10 सालों में तुम्हारा हर कदम तेजस और मेरी योजना का हिस्सा था। सालों से तुम औषधि और अभ्यास में डूबे रहते थे। तुम अक्सर चुप रहते थे, जिससे मुझे तेजस के साथ समय बिताने का मौका मिलता था। हमने बहुत पहले तय कर लिया था कि जब हम 9 दिनों के सम्राट बन जाएंगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आखिरकार तुम्हारी मदद से मैं 9 दिनों की सम्राट बनी और तेजस ने आर्य साम्राज्य बनाया। हम अब खुलकर और ईमानदारी से साथ रह सकते हैं। यही वजह है। त्रिशा हंसी। उसकी हंसी में घमंड, गुस्सा और बेरुखी थी। विवान को पता चला कि जो सौम्य और नेक त्रिशा थी वह बिल्कुल अलग थी। विवान का चेहरा राख जैसा हो गया। 10 साल बाद वह औरत इतनी चालाकी से उसके करीब आई थी। वह खुद पर हंसा, लेकिन उसे नहीं पता था। सिर्फ एक सच्चा भुगतान समझा, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि 10 साल का यह रिश्ता सिर्फ एक धोखा था। विवान का दिल तीरों से छलनी हो गया। और नफरत। वह जाना पहचाना चेहरा अब कितना अजीब लग रहा था। खूबसूरत चेहरा भी बदसूरत हो गया था। अच्छा भाई, अब तेजस ने मुंह उठाया और उसकी मुस्कान में विश्वासघात था। इस मकसद के लिए मैंने 10 साल तक तकलीफ सही। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को तुम्हें सौंपने में जरा भी नहीं हिचकिचाया। जब भी मैं तुम्हें और उसे साथ देखता, मैं कसम खाता था कि सही वक्त आने पर मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। तुम्हारी दौलत, रुतबा और गर्लफ्रेंड सब मेरी हैं। खुशकिस्मती से सब खत्म हो गया। तेजस की आंखें हत्या की नीयत से भरी थीं। वह लालच भरी नजरों से विवान की दाहिनी कलाई पर बंधे कंगन को घूरता था। वह गर्व से मुस्कुराया। चिंता मत करो, जब तुम मरोगे मैं तुम्हारी हर चीज ले लूंगा, खासकर वो चीजें जो तुम्हें निषिद्ध देश में मिली, और तुम्हारी औरत भी। तेजस की दुष्ट मुस्कान के साथ उसका पतला हाथ त्रिशा को छूता था। पुरुष और महिला की यह जोड़ी विवान के सामने खिलखिलाती थी। विवान की आंखों में ठंडी और उदास मुस्कान थी। 2 लोग जिन्हें वह करीबी मानता था उसे हर वक्त धोखा दे रहे थे और उसकी जिंदगी खा रहे थे, लेकिन उसे इसका अंदाजा नहीं था। ऐसे ही सब खत्म हो गया। विवान हंसा। वह उस नीच जोड़े पर हंसा, खुद पर हंसा, बेवकूफ। हंसते हंसते उसकी आंखों के कोनों से खून और आंसुओं की 2 धाराएं बह निकली। वह धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आंखें नफरत से भरी थीं और सामने के 2 लोगों को घूर रही थीं। मौत से बड़ा कोई दुख नहीं। उस जोड़े की आंखों में वह उछला और अंतहीन खालीपन की दरारों में समा गया। मरने से पहले विवान की आंखें ठंडी थीं और उसका मुंह उपहास कर रहा था। उसकी चीजें चाहिए। अगला जन्म। हवा चली और खालीपन टूट गया। चट्टान पर सिर्फ तेजस और त्रिशा की हैरानी की चीखें लंबे समय तक गूंजती रहीं। तेज भूमि की जमीन, कौशल राज्य, शांतिवीर महल। त्रिशा, तेजस, मुझे तुम दोनों से नफरत है। एक युवक अचानक सोने के बिलेवल से उठा और गुस्से से बैठ गया। उसकी आंखें चौड़ी थीं, जैसे ठंडे तारे जिनमें नफरत की एक भूलने न वाली चमक थी। वह ठंडे पसीने से तर था। बिलेवल पर युवक ने अपने हाथों को कसकर भींच लिया। नाखून उसकी हथेलियों में गहरे ढस गए, लेकिन उसे दर्द नहीं हुआ। काफी देर बाद वह होश में आया। अपने सामने पुराने बिलेवल और छज्जे को घूरता रहा और हैरान रह गया। ये क्या हो रहा है? मैं मरा नहीं। विवान के दिमाग में अचानक तेज दर्द उठा, जिससे वह दर्द से चीख पड़ा। दर्द के साथ एक नई याद भी आई। क्या मैं फिर से जन्म ले रहा हूं? तुरंत विवान ने अपनी आंखें खोली और समझ गया कि क्या हुआ। हालांकि वह मुख्य भूमि का सबसे ताकतवर इंसान था, फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ। यादों में उसके पिछले जन्म में गिरने के 300 साल बाद 300 सालों में बहुत कुछ बदल गया। तेजस के विकास से आर्य साम्राज्य मुख्य भूमि का पहला शाही राजवंश बना, जो पूरी दुनिया में मशहूर था। त्रिशा ने धुंधला महल बनाया और राजमाता कहलाई, जिसे करोड़ों लोग पूजते थे।
विवान की बनाई जादुई औषधि से वे मुख्य भूमि के सबसे बड़े अस्तित्व बने। जब वे दुनिया में आते और पैर पटकते तो पूरा महाद्वीप 3 बार हिल जाता। लेकिन विवान मुख्य भूमि के एक दूरस्थ इलाके में फिर से पैदा हुआ। भगवान ने मुझे फिर से जीने का मौका दिया। त्रिशा, तेजस, तुम इंतजार करो। मैं विवान वापस आ गया हूं और तुम्हारा बुरा सपना आने वाला है। एक दिन मैं खुद युद्ध के मैदान में कदम रखूंगा और अपनी हर चीज वापस लूंगा। विवान ने अपनी मुट्ठी भींची और इस साधारण कमरे में आसमान की कसम खाई। उसके हत्या के इरादे ने कमरे में एक अदृश्य बवंडर बना दिया। विवान बेटा! अचानक दरवाजा खुला। साफ सुथरे कपड़े और हेयरपिन पहने एक खूबसूरत औरत एक्साइटमेंट से अंदर आई। विवान को बिलेवल पर जागते देख उसकी चिंतित आंखों में खुशी की चमक आई। वाह विवान, तुम आखिरकार जाग गए। मां बहुत परेशान थी। अपनी लंबी पलकों पर आंसुओं के साथ उस खूबसूरत औरत ने विवान को गले लगाया और रोने लगी। लेकिन उसके रोने में खुशी थी। गर्म आलिंगन ने विवान को ढक लिया जिससे वह जागा। उसके दिल में नफरत थी लेकिन किसी तरह प्यार की झलक दिखी। देवयानी, वह खूबसूरत औरत, मायालोक राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह की बेटी और विवान की मां थी। इस शरीर के असली मालिक का नाम भी विवान सिंह था। वह विजयनगर के आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज में लोगों से लड़ा था। नतीजतन वह युद्ध के मंच पर गिर गया, उसका सिर फट गया और वह 3 दिन रात कोमा में रहा। आखिरकार 300 साल पहले की विवान की आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया और दूसरी आत्मा को अपने वश में कर लिया। विवान, तुम 3 दिन रात से कोमा में थे। तुमने अपनी मां को डरा दिया। आगे से मां तुम्हें इतनी जल्दबाजी में कुछ करने नहीं देगी। सुन रहे हो? अगर तुम ना होते, मां अकेली कैसे रहती? खूबसूरत औरत ने विवान के पतले गाल को सहलाया। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। उस खूबसूरत औरत को देखकर विवान की आत्मा एक अनोखी भावना से हिल गई। पिछले जन्म में विवान अनाथ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि भगवान उसे दोबारा पूरा जीवन देगा और एक मां देगा। इस शरीर की यादों में उसकी मां देवयानी उसके प्रति बहुत दयालु थी। उसे बहुत ध्यान से रखा जाता था। मां बेटे का रिश्ता बहुत प्यारा था। विवान के पुनर्जन्म के बाद उसकी आत्मा इस शरीर की आत्मा के साथ मिल गई और स्वाभाविक रूप से सारी भावनाएं उसमें समा गईं। अपने सामने चिंतित और रोती हुई खूबसूरत औरत को देखकर विवान के दिल में प्यार का एक उफान उठा और वह बोला, मां, अब ये बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा ताकि मां को चिंता ना हो। ये कहने के बाद विवान को लगा जैसे उसके दिल का एक पत्थर हट गया। उसकी आत्मा शांत हो गई और जो बंधन का निशान बचा था वह पूरी तरह गायब हो गया। विवान जानता था कि ये इस शरीर की मूल चेतना थी। उसके विचार जानने के बाद वह पूरी तरह गायब हो गई। अब से सिर्फ विवान ही होश में है। वाह! खूबसूरत औरत ने विवान को प्यार से देखा जैसे उसकी आंखों में सिर्फ उसका बेटा ही हो। विवान, मां को बता, तुमने विभास तनेजा के परिवार के राजकुमार के साथ कैसे लड़ाई की? क्या किसी ने तुम्हें जानबूझकर फंसाया? देवयानी ने भौहें चढ़ाकर विवान को देखा। उसका चेहरा चिंता से भरा था। नहीं, ये लड़का खुद उससे लड़ने गया था। विवान ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन बहुत ठंडी। दरअसल विनायक ने उसे जंगली जानवर और उसकी मां को कॉलेज की नीच औरत कहकर अपमान किया था। वह इतना गुस्सा हुआ कि मंच पर उससे लड़ने चढ़ गया। अब लगता है ये उसके खिलाफ एक साजिश थी, क्योंकि जैसे ही विनायक सत्ता में आया उसे झड़ दे दिया गया। अगर उसने अपनी मां को सच बताया होता तो मां के स्वभाव के कारण उसे विभास तनेजा के परिवार से जरूर टक्कर मिलती। लेकिन अब उसकी मां की स्थिति बहुत मुश्किल है। जब देवयानी छोटी थीं, उन्हें मायालोक राज्य की सबसे खूबसूरत औरत माना जाता था। वह राजधानी के कई राजकुमारों और रानियों की पसंदीदा थीं। जिस दूत ने शादी का प्रस्ताव रखा, उसने उपहारों से दहलीज तोड़ दी। आज के बादशाह ने भी देवयानी की खूबसूरती सुनी थी और उन्हें अपनी शाही पत्नी बनाना चाहता था। लेकिन उस वक्त देवयानी अचानक घर से भाग गई, दुनिया में भटकती रहीं और लोगों की नजरों से गायब हो गई। 3 साल बाद देवयानी नवजात विवान के साथ सिंह राजवंश परिवार में लौटी। इस बात ने पूरे विजयनगर में हंगामा मचा दिया। पूरा तेजभूमि प्रदेश इसे शर्म की बात मानता था। ये औरतों की नैतिकता के खिलाफ था।
कुछ दूर दराज और जंगली जगहों में उन्हें सजा दी जाती। उस वक्त सिंह राजवंश परिवार इतना गुस्सा था कि उन्होंने देवयानी को लगभग मार डाला। शांतिवीर महल का राजा धृतराष्ट्र सिंह, जो विवान का दादा भी था, ने सिंह राजवंश परिवार के खून के नाम पर देवयानी और विवान को अपने यहाँ रख लिया। लेकिन पूरा शांतिवीर महल देवयानी और विवान को ठंडी नजरों से देखता था, मानता था कि देवयानी पूरे सिंह राजवंश परिवार के लिए कलंक है। इसलिए सिंह राजवंश परिवार में देवयानी का जीवन बहुत बुरा था, वरना विवान 3 दिन रात कोमा में न रहता और कोई डॉक्टर जांचने न आता। विवान, हालांकि इस बार तुम्हारा खून नहीं जगा, कोई बात नहीं। अगर भविष्य में मौका मिले तो गुस्से में दूसरों से मत लड़ना। अगर तुम ताकतवर नहीं बन पाए तो भी कोई बात नहीं, माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। देवयानी ने बिल्लेवल पर पड़े कमजोर विवान को देखा और हल्के से आह भरी। उसकी नाक फिर खट्टी हो गई। विवान बेटा इतना मजबूत है, अगर ये गांठ न सुलझी तो भविष्य में मुसीबत हो सकती है। कोई जागृत खून नहीं। इस शरीर की यादों को जोड़कर विवान को तुरंत कुछ समझ आया। पता चला कि इस शरीर के मालिक में मार्शल आर्ट की अच्छी प्रतिभा थी। उसे मायालोक राज्य के पहले कॉलेज आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज में शानदार नतीजों के साथ दाखिला मिला था। कॉलेज में हुए कई खून जागरण समारोहों में वह खून जागृत करने में नाकाम रहा। कुछ दिन पहले कॉलेज में छात्रों के लिए एक और खून जागरण समारोह हुआ। विवान फिर भी नहीं जागा। तेज भूमि की जमीन में खून को बहुत सम्मान दिया जाता है। बिना खून जागरण के कोई सचमुच ताकतवर नहीं बन सकता। इस शरीर के मालिक को यह खबर सुनकर गहरा सदमा लगा। वह महल में अपनी और अपनी मां की स्थिति बदलने के लिए और ताकतवर बनना चाहता था, लेकिन भगवान ने उसके साथ मजाक किया। इस सदमे से वह हर दिन उदास, परेशान और निराश रहता था। इसलिए देवयानी ने सोचा कि विनायक के साथ विवान की लड़ाई उसके खून न जागने और खराब मूड की वजह से थी। मां, आप निश्चिंत रहें, ऐसा झटका इस बच्चे को नहीं गिराएगा। विवान ने देवयानी की चिंता महसूस की। उसकी आंखें नरम हो गईं और वह मुस्कुराया। वह देवयानी को दिलासा नहीं दे रहा था। उसके लिए यह कुछ भी नहीं था। जो 8वें लेवल का रक्त मास्टर था, उसके लिए खून न जागना कोई मायने नहीं रखता। विवान की उस शानदार मुस्कान ने देवयानी के दिल को प्यार और खुशी दी। तो मां निश्चिंत है। देवयानी कुछ और कहने वाली थी कि अचानक धम, दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई, जैसे पैर टकरा रहे हों। देवयानी ने जल्दी से दरवाजा खोला। चांदी के चूहे की खाल का कोट पहने एक नौकरानी कमरे में आई। मिस, दरवाजा खोलने में इतनी देर कैसे लग गई? रमा ने गुस्से में कहा। उसने मुंह से तो सबसे बड़ी महिला को पुकारा, लेकिन उसका लहजा बिल्कुल भी सम्मान वाला नहीं था। रमा, विवान अभी अभी उठा है और शरीर अभी भी कमजोर है। कृपया अपनी आवाज धीमी रखो। विवान को परेशान मत करो, देवयानी ने कहा। यह सुनकर रमा ने अचानक बिल्लेवल पर लेटे विवान की ओर देखा। उसके मुंह के कोने पर एक ताने वाली मुस्कान आ गई। मास्टर विवान जाग गए, मुबारक हो। उसने बधाई तो दी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखें ठंडी थीं, जैसे विवान पर उसका कोई पुराना हिसाब हो। रमा नाम की नौकरानी विवान की बड़ी बुआ मिस कमला की नौकरानी है। सिंह राजवंश परिवार एक वफादार और शहीद परिवार है। उनके पुरखे कई पीढ़ियों तक सेनापति रहे। उन्होंने आर्यगढ़ के लिए जंग लड़ी और बड़े बड़े कारनामे किए। विवान के दादा राजा धृतराष्ट्र के समय में उनका रुतबा सबसे ऊंचा था। आर्यगढ़ के राजा ने उन्हें शांतिवीर का खिताब दिया और महल बसाने की इजाजत दी। राजा धृतराष्ट्र के बेटे राजा यशवंत सिंह विवान के चाचा हैं। उन्हें मंगोल पुरखों का आशीर्वाद मिला था। आर्यगढ़ के राजा ने उन्हें शांतिवीर महल की जिम्मेदारी सौंपी और शांतिपति का खिताब दिया। इसलिए विवान की परदादी शांतिवीर महल की मालकिन बन गईं। बस विवान की परदादी मिस कमला हमेशा विवान और देवयानी से बहुत नाराज रहती थीं। उन्हें लगता था कि इन दोनों ने शांतिवीर महल की इज्जत को कम किया है। उन्होंने इन्हें बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की। तुम यहां क्या कर रही हो? विवान ने रमा को ठंडेपन से देखा। मास्टर विवान, गुस्सा मत करो, मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं हूं, रमा ने हैरानी से विवान को देखते हुए कहा।
पहले विवान उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता था। इस बार उसे जिंदगी कैसे वापस मिली और वह इतना हिम्मती कैसे हो गया? मिस कमला मालकिन ने अंदाजा लगाया था कि आप मास्टर विवान के साथ यहां होंगी। आप बिल्कुल सही थी। आपको अपनी मालकिन के साथ किए वादे को नहीं भूलना चाहिए, है ना? देवयानी का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में अपमान की एक चमक दिखी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने विवान को देखा और उसे रेशमी रजाई से ढक दिया। वह खड़ी हुई और धीमी आवाज में बोली, विवान बेटा, तुम्हारी मां बाहर टहलने जा रही है, तुम आराम करो। फिर वह मुड़ी और बाहर चली गई। विवान ने यह सब देखा। उसने देवयानी को कांपते हुए देखा। उसके दिल में एक बेचैनी सी उठी। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मां, तुम कहां जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। देवयानी रुकी। उसने सिर घुमाया। विवान के चेहरे को गर्म हाथों से छुआ और मुस्कुराते हुए बोली, पागल बच्चे, तुम्हारी मां महल में ही है। अगर तुम बाहर नहीं जाओगे तो क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी मां को महल में कोई परेशान करेगा? बस उठ, जिद मत पकड़ और अपना ख्याल रख। तुम्हारी मां चली जाएगी और वापस आ जाएगी। विवान ने भौहें सिकोड़ी और कहा, नहीं मां, मुझे बता, तुमने मैडम कमला के साथ क्या वादा किया है? देवयानी का चेहरा झिझक से भर गया। वह कुछ बोल नहीं पाई। इधर रमा ने बेसब्री से कहा, एक अधमरा इंसान, अगर तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुम क्या कर रही हो तो मैं साफ बता दूं, तुम्हारी मां ने हमारी मालकिन से आज राजा चंद्रसेन से मिलने का वादा किया था। अब राजा चंद्रसेन बैठक कक्ष में आ चुके हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या? राजा चंद्रसेन? मिस कमला, तुम कमीने, तुमने अपनी मां को उस बदमाश को देखने के लिए मजबूर किया। सब जानते हैं कि राजा चंद्रसेन मायालोक राज्य का सबसे बेकार राजकुमार है। वह साल भर इश्कबाजी के अड्डों पर घूमता रहता है। उसकी पत्नियां और रखैलें झुंड में रहती हैं। उसके महल में गाने नाचने वाली लड़कियां भरी पड़ी हैं। वह दिन भर गंदी हरकतें करता रहता है, इसलिए उसे रोमांटिक राजकुमार कहते हैं। राजा चंद्रसेन देवयानी की खूबसूरती पर लट्टू है। उसने कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन देवयानी ने मना कर दिया। कौन जाने, मिस कमला ने उस बदमाश को अपने घर भी बुला लिया। यह तो हद हो गई। विवान ने रमा को घूरा। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। तू अभी भी यहां सस्ती नौकरानी बनकर खड़ी है? मेरे सामने से हट जा। तूने क्या कहा? रमा इतने गुस्से में थी कि उसने विवान की ओर उंगली उठाई, लेकिन उसकी आंखों से डर गई। उसने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने गुस्से में देवयानी से कहा, मिस, क्या आप अपने बच्चों को यही सिखाती हैं? आपके और राजा मायालोक राज्य के बीच कुछ बातें हैं, लेकिन आपने सुबह वादा किया था। क्या आप अब मुकरना चाहती हैं? मेरी मां ने मान लिया। विवान चौंक गया और अपनी मां की ओर देखने लगा। यह कैसे हो सकता है? उसकी याद में उसकी मां राजा चंद्रसेन से बहुत नफरत करती थी और उसके पीछे पड़ने से परेशान थी। आप उससे मिलने का वादा कैसे कर सकती हैं? वह अपनी मां के मुंह से ना सुनना चाहता था, लेकिन उसने देवयानी को कांपते देखा। वह बोलने में हिचक रही थी। विवान बेटा, तुम बस उठो, पहले आराम करो, अपने शरीर को नुकसान मत पहुंचाओ। मां बस उसे देखने जा रही है, कुछ नहीं होगा, देवयानी ने मुश्किल से कहा। विवान ने अविश्वास से देवयानी को देखा और चिंता में बोला, मां, क्यों? आप राजा चंद्रसेन को नहीं जानती। अगर आप उससे मिलने गईं तो यह बाघ के मुंह में भेड़ भेजने जैसा होगा। क्यों? मास्टर विवान, तुम में अभी भी हिम्मत है कि क्यों पूछो? रमा ने ताने मारते हुए विवान को देखा। तुम अकेले में दूसरों से लड़ते हो, बेहोश हो जाते हो, जी नहीं सकते। तुम्हारी अच्छी मां ने हमारी मालकिन के दरवाजे के बाहर सारी रात घुटनों के बल बैठकर औषधीय गोली मांगी। मिस कमला ने दया दिखाई और सबसे बड़ी महिला की बात मान ली। तुम में अभी भी हिम्मत है कि क्यों पूछो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो यहीं मर जाती। चुप रह। देवयानी ने अचानक रमा की ओर देखा और गुस्से से बोली, मैडम, कमला ने मुझसे वादा किया था कि यह बात किसी को नहीं बताएंगी। तू बकवास करने की हिम्मत कैसे कर रही है? विवान ने गुस्से में अपनी मां को देखा। उसके दिल में एक तेज दर्द उठा। अब उसे समझ आया कि उसकी मां ने मिस कमला से राजा चंद्रसेन से मिलने का वादा किया था ताकि वह उसे बचाने के लिए औषधीय गोली मांग सके। यह बस एक साधारण गोली है जिसकी कीमत सिर्फ कुछ हजार चांदी के सिक्के हैं, लेकिन उसकी मां ने इस गोली के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी।
विवान का दिल दहल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलेवल से उठा और देवयानी को पकड़ लिया जो जाने को तैयार थी। उसने दांत काटते हुए कहा, मां, हम यहां हैं, तुम्हें कोई नहीं देखेगा, चिंता मत करो। आज के बाद मैं तुम्हें और दुख नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें उस बदमाश राजा चंद्रसेन से मिलने नहीं दूंगा। देवयानी का शरीर सदमे में था। उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से विवान को देख रही थीं। विवान ने रमा को ठंडी नजरों से देखा। उसकी आंखें किसी तेज चाकू जैसी थीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, और तू यहां से निकल जा। कुतिया के बेटे, तूने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत की। रमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह पूरे शरीर से कांप रही थी। उसने छोटे कमीने तक कह डाला। महल में कई नौकरानियां और नौकर निजी तौर पर विवान को छोटा कमीना कहते थे, लेकिन उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे ऐसा बुलाए। हालांकि देवयानी भी शांतिवीर महल की बेटी और सिंह राजवंश परिवार की सबसे बड़ी महिला थी, लेकिन रमा के गुस्से में उसने किसी बात की परवाह नहीं की। उसने विवान की ओर उंगली उठाई और ताने मारते हुए बोली, तुझे मास्टर विवान कहते हैं? तू सचमुच अपने आप को जवान मालिक समझता है? हाँ। देवयानी का चेहरा सफेद और नीला पड़ गया। मिस, तुमने मुझसे भी हिसाब बराबर कर लिया। रमा ने देवयानी को ठंडी नजरों से देखा और बेझिझक ताना मारा। मिस, जल्दी चलो। मैडम को कब से उम्मीद थी कि तुम वादा तोड़ दोगी। चलो, कृपया सबसे बड़ी महिला को मेरे साथ बैठक में ले चलो। अपनी मालकिन और मेहमानों को ज्यादा इंतजार मत करवाओ। धम! रमा की आवाज आते ही दरवाजा जोर से खुला। सिंह राजवंश परिवार के 2 गार्ड अंदर आए और तेजी से देवयानी के पास पहुंचे। मिस, हमारे साथ चलो। दोनों गार्ड ने सिर उठाया और देवयानी को ठंडी नजरों से देखा। उनकी आंखों में लालच की एक चमक थी। उन्होंने कहा कि वे देवयानी को खींच लेंगे। देवयानी एक खूबसूरत महिला है। हालांकि पिछले कुछ सालों में उसकी जिंदगी अच्छी नहीं रही, लेकिन उसका अनोखा रूप और भी निखर गया है। सिंह राजवंश परिवार का कौन सा लड़का है जो सबसे बड़ी महिला की बात करता हो और उसका मुंह न ललचाए। इस मौके पर थोड़ा मजा लेने में क्या हर्ज है। मैं देखता हूं कौन मेरी मां को छूने की हिम्मत करता है। विवान ने जल्दी से दीवार से तलवार निकाली। तलवार म्यान से बाहर आई। वह आगे बढ़ा और देवयानी के सामने खड़ा हो गया। उसकी तलवार झुकी थी और उसकी आंखों से 2 ठंडी चमक निकली जो दोनों गार्डों पर तेज ब्लेड की तरह पड़ी। विवान से एक अजीब सी ताकत फूटी। दोनों गार्डों को ठंड सी लग रही थी, जैसे मौत का देवता उन्हें घूर रहा हो। एक ठंडी हवा उनकी रीढ़ से सीधे सिर तक गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए, सांस लेना मुश्किल हो गया और उनके हाथ रुक गए। क्या हो रहा है? दोनों गार्ड एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इस वक्त विवान की शक्ल और सांस में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन वे बेवजह डर गए थे। लग रहा था कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो कुछ बुरा होगा। वे रमा की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम दोनों बेकार हो। एक विवान ने तुम्हें डरा दिया। मत भूलो, इस परिवार का मालिक कौन है। अगर तुम सबसे बड़ी महिला को बैठक कक्ष में नहीं ले गए तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? रमा गुस्से में चिल्लाई। दोनों गार्डों को शर्मिंदगी महसूस हुई। वे विवान से डर गए थे। हालांकि विवान एक जवान मालिक था, लेकिन उसका रुतबा एक साधारण नौकर से भी कम था। इसके अलावा वह हमेशा डरपोक रहता था और एक मुर्गी को मारने की हिम्मत नहीं करता था। अगर यह बात फैल गई तो वे सिंह राजवंश परिवार में कैसे मुंह दिखाएंगे। यह सोचकर एक गार्ड ने ठंडी सांस ली, आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, मास्टर विवान, कृपया अपनी मर्यादा रखो। हमें मैडम कमला के आदेश पर सबसे बड़ी महिला को बैठक कक्ष में ले जाना है। अगर मास्टर विवान ने रोकने की हिम्मत की तो हम नरमी नहीं बरतेंगे। लेकिन विवान टस से मस नहीं हुआ। उसकी तलवार उसके सामने थी। उसकी आंखें ठंडी थीं। उसने कहा, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरी मां को आजमा कर देखो। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे 9 नरकों से कोई सेनापति बोल रहा हो। दोनों गार्ड फिर रुक गए। विवान ने रमा की ओर देखा और गुस्से में बोला, और तू कुत्तों की तरह लोगों को धमकाती है, घमंडी और बदतमीज है। मेरी मां के सामने घमंड करने की हिम्मत करती है। मान या ना मान, मैं तुझे 3000 मील दूर भेज दूंगा वेश्या बनने के लिए, और तू जिंदगी भर वापस नहीं आ पाएगी।
रमा सख्त पड़ गई। अगर सचमुच मुसीबत खड़ी हुई तो मिस कमला तो बच सकती थी, लेकिन इन नौकरों और गार्डों का कभी अच्छा अंजाम नहीं होता। अरे, कौन किसे भेजने वाला है? अचानक एक कड़क आवाज आई और फिर दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज आई। शाही कपड़ों में नौकरों का एक झुंड पहले कमरे में आया और दोनों तरफ खड़ा हो गया। फिर एक अधेड़ उम्र की महिला महल के कपड़ों में आई। वह भीड़ में सुंदर और आकर्षक लग रही थी। उसने बादल जैसे कपड़े पहने थे, जिन पर सोने के धागे, लाल मणि, मूंगा और जेड की हेयर पिन थी। उसकी 10 पतली उंगलियों में 4-5 कीमती पत्थरों की अंगूठियां थीं। उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जो देखने में भद्दा और गठीला था, लेकिन कपड़े बहुत अमीर वाले थे। अंदर आते ही उसकी नजर देवयानी पर पड़ी। उसकी पतली आंखें सीधी हो गईं, लेकिन उसके मुंह में लार नहीं थी। मैडम! रमा ने इस आदमी को देखा। उसका पहले वाला घमंड अचानक गायब हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखें डरी हुई और झुकी हुई थीं। यह सिंह राजवंश परिवार की माँ मिस कमला और मिस कमला थी। उनके बगल में राजा चंद्रसेन, मायालोक राज्य का बदनाम रोमांटिक राजकुमार, बैठा था। मिस कमला ने रमा को ठंडी नजरों से देखा और बोली, मैं एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकती। मैंने तुझे पहले क्या सिखाया था? रमा डर के मारे जमीन पर घुटने टेकने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बोली, मैं नाकाबिल हूं। कृपया अपनी मालकिन को सजा दो। पीछे हट, यह शर्मिंदगी है। जी मैडम। रमा जल्दी से एक तरफ हट गई, कांपते हुए और विवान को गुस्से से देखते हुए। उसने मन ही मन ताना मारा, छोटे जानवर, अब जब मैडम यहां हैं, तू कैसे घमंड करेगा? मिस कमला ने तलवार पकड़े विवान को देखा और ठंडे स्वर में बोली, मुझे नहीं पता था कि मेरा भतीजा कई दिनों से कोमा में था और इतना हिम्मती हो गया। वह न सिर्फ इंसान की जान मांगने की हिम्मत करता है, बल्कि मेरे लोगों को 3000 मील दूर वेश्या बनाने की धमकी भी देता है। हाँ, मैं सचमुच बड़ा सोचता हूँ। जो लोग नहीं जानते, वे इसे सिंह राजवंश परिवार का असली बेटा समझेंगे। देवयानी का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से कहा, मैडम कमला, विवान अभी छोटा है। वह बस एक पल के गुस्से में है और उसका मुंह खुल गया। कृपया इसे दिल पर मत लो। मिस कमला ने ठंडे स्वर में कहा, छोटा? अगर मुझे ठीक से याद है तो विवान इस साल करीब 16 साल का है। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज के जागरण समारोह में वह अभी तक नहीं जगा था। सिंह राजवंश परिवार का बेटा होने के बावजूद उसे मेहनत से पढ़ाई करना और सिंह राजवंश परिवार के लिए इज्जत कमाना नहीं आता। उल्टा उसने कॉलेज में दूसरों से झगड़ा किया, जिसने शांतिवीर महल की इज्जत को ठेस पहुंचाई। दूसरों को गाली देना और सिंह राजवंश परिवार के नियम तोड़ना क्या गुनाह नहीं है? हाँ, देवयानी का चेहरा सफेद पड़ गया। यह गुनाह किसका है? विवान ने ठंडी नजरों से मिस कमला को देखा। सिंह राजवंश परिवार की ताकतवर मिस कमला के सामने उसे जरा भी डर नहीं लगा। उसने ठंडे स्वर में कहा, सिंह राजवंश परिवार की मां होने के बावजूद तुम नौकरों से साठगांठ करती हो और परिवार के लोगों को अपमानित करती हो। यही तुम्हारे सिंह राजवंश परिवार के नियम हैं। मिस कमला को उम्मीद नहीं थी कि विवान जवाब देगा। वह गुस्से से भर गई, लेकिन बोलने से पहले ही विवान गुस्से में चिल्लाया, एक औरत होने के नाते तू राजा चंद्रसेन जैसे बदनाम और गंदे आदमी के साथ मिलती है। यही तेरा औरत का गुण है। राजा चंद्रसेन, जो चुपके से मजा ले रहा था, अचानक आंखें तरेर कर और चेहरा लाल करके देवयानी को घूरने लगा। यह छोटा जानवर मुझे कैसे डांटेगा? राजा चंद्रसेन ने मन ही मन गुस्से से सोचा। तू। कमला ने विवान की ओर उंगली उठाई। वह इतनी गुस्से में थी कि उनके बालों की पिन हिल गई। उन्होंने गुस्से से कहा, राजा चंद्रसेन मेरा भाई चंद्रसेन है। मिस कमला के पुरखों का शाही परिवार से कुछ रिश्ता था। वह कभी राजकुमारी थीं। मिस कमला ने राजा चंद्रसेन को भाई कहा, जो गलत नहीं था। अच्छा, भाई बहन होने के नाते तुम्हारी निजी मुलाकात और भी गलत है। शाही दरबार से सम्मानित औरत होने के नाते तुम्हें दुनिया की औरतों का नमूना होना चाहिए था और शराफत से पेश आना चाहिए था। अगर यह बात फैल गई तो सिंह राजवंश परिवार मायालोक राज्य में अपनी इज्जत कैसे बचाएगा? विवान बार बार दहाड़ा। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। तू छोटे जानवर, तू बकवास कर रहा है। इसे मेरे लिए पकड़ो।
मिस कमला बर्दाश्त नहीं कर सकीं और दोनों गार्डों पर चिल्लाईं। वह इतनी गुस्से में थीं कि कांप रही थीं। अगर विवान की बातें सिंह राजवंश परिवार तक फैल गईं, तो वह सिंह राजवंश परिवार की मां राजनगर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। जब दोनों गार्डों ने मिस कमला का आदेश सुना, वे तुरंत दहाड़े और विवान की ओर दौड़े। एक बाएं और एक दाएं उसे बीच में घेर लिया। देवयानी ने चिल्लाया और विवान के सामने खड़ी हो गई। गुस्से में बोली, तुमने मेरे विवान बेटे को छूने की हिम्मत की? एक गार्ड ने ठंडी आवाज में कहा, मिस माफ करना। अपनी बात खत्म करते ही उसने देवयानी को धक्का दे दिया, लेकिन उसका हाथ देवयानी के कंधे को छूने से पहले ही अचानक एक तेज ठंडी रोशनी चमकी। सबके सामने एक फूल सा दिखा। कमरे की हवा ठंडी हो गई। फिर खून की एक फुहार के साथ गार्ड ने तेज चीख मारी। विवान की तलवार से उसका आधा हाथ कट गया था। ताजा खून जमीन पर फैल गया। तेज दर्द से उसका शरीर अचानक पीछे हट गया, लेकिन विवान की तलवार छांद का पीछा करते तारे जैसी थी। गार्ड कैसे बच सकता था? वह बच नहीं सका। उसने तलवार की नोक को अपने दिल में खून की धार के साथ देखा। उसकी आंखों में बहुत डर था। तलवार निकाली और वापस खींची। एक ही झटके में गार्ड के सीने से गर्म खून की धार निकली और 2 मीटर ऊंची बह गई। गार्ड घबरा गया। उसने अपने हाथ से घाव को ढकने की कोशिश की, लेकिन खून फव्वारे की तरह रुक नहीं सका। आखिरकार उसकी आंखों में गहरा डर समा गया। उसका शरीर नरम पड़ गया और वह गिर पड़ा। मैंने कहा था, जो कोई मेरी मां को छूने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा, विवान ने साफ साफ कहा। उसके हाथ में लंबी तलवार थी, बिल्कुल मौत के देवता जैसी। उसने गिरे हुए गार्ड की तरफ देखा तक नहीं। उसकी आवाज 9 नरकों के शैतान जैसी ठंडी थी। तलवार की नोक पर लगा खून धीरे धीरे टपक रहा था। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, बस जमीन पर टपकते खून की आवाज गूंज रही थी। मिस कमला, उनके क्रूर लोगों का झुंड सब एक जगह ठिठक गए, जैसे किसी ने बत्तख की गर्दन दबा दी हो। दूर से देख रहे नौकर डरे हुए लग रहे थे। रमा तो और भी डर गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांप उठी और मन ही मन बोली, इस छोटे जानवर, तूने लोगों को मारने की हिम्मत कैसे की? दूसरे गार्ड के माथे पर ठंडा पसीना छूट रहा था। उसका शरीर अकड़ गया और वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे याद आया, हालांकि 15 साल का विवान अकादमी में भर्ती हुआ है, लेकिन अभी 1 साल भी नहीं हुआ। तेज भूमि महाद्वीप में मार्शल आर्ट के 9 लेवल हैं। हर लेवल को 3 हिस्सों में बांटा गया है, शुरुआती, बीच का और आखिरी चरण। एक लेवल मानो एक भारी आसमान हो। मानव लेवल से पहले शक्तियों के रास्ते जमावट का चरण होता है। तथाकथित शक्तियों के रास्ते जमावट चरण में शरीर की नसें खोलनी पड़ती हैं। जब 7 से ज्यादा नसें खुल जाएं, तब सच्ची मायालोक राज्य बनती है और मानव लेवल में प्रवेश होता है। इसलिए मानव लेवल को असली योद्धा माना जाता है। वे सबसे साधारण गार्ड हैं, ज्यादातर मानव लेवल के बीच या आखिरी चरण में। इसलिए वह विवान की तलवार से मारा गया। थोड़ी देर की हैरानी के बाद मिस कमला सबसे पहले होश में आई। उनका चेहरा लाल हो गया था और उनकी आंखें गजब की क्रूरता से चमक रही थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमेशा डरपोक और नरम रहने वाला विवान सरेआम हत्या करेगा। ये सिर्फ उनकी ही बात नहीं थी, देवयानी भी दंग रह गईं और उनका दिल बैठ गया। विवान, तू पागल हो गया है। तूने सरेआम हत्या करने की हिम्मत की। अगर कोई आया तो मैं उसे पकड़ लूंगी और परिवार के नियमों के हिसाब से निपटूंगी। चल, एक मिसाल बनाते हैं। मिस कमला की क्रूर और गुस्से वाली आवाज बिजली की तरह थी। हाँ, दूसरा गार्ड तुरंत होश में आया। उसने अपनी कमर से तलवार निकाली। उसकी नजरें भेड़िए की तरह विवान को घूर रही थीं। वह उस पर जोर से झपटा। उसके पैर जमीन पर तेजी से पड़े और एक चीख के साथ उसका शरीर चीते जैसा था। उसके हाथ की तलवार ठंडी रोशनी में बदल गई और उसने विवान की बांह पर वार किया। उसका वार सिंह राजवंश परिवार की मशहूर उड़ता अजगर तलवार तकनीक में से एक है, जिसे जहरीला अजगर संदेश उगलता है कहते हैं। तेज भूमि की जमीन में मार्शल आर्ट के लेवल को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला ऊर्जा लेवल और दूसरा मानव लेवल और तीसरा अर्थ लेवल और चौथा स्वर्ग लेवल। हर लेवल को ऊंचा, बीच और निचला लेवल में बांटा गया है, जो 4 लेवल और 12 हिस्सों में बंट जाता है।
हालांकि उड़ता अजगर तलवार तकनीक सिर्फ एक पीले लेवल की तकनीक है, लेकिन यह पीले लेवल का ऊंचा हिस्सा है। इसमें जहरीला अजगर संदेश उगलता है, सबसे छुपा हुआ है। युद्ध का वार जहरीले अजगर की तरह है, जो शिकार के लिए जहर भरा कोहरा उगलता है। यह क्रूर और बहुत खतरनाक है। उसने अपने मरे हुए भाई को बदला लेने के लिए विवान के हाथ में छेद करने का मन बनाया। वैसे भी आदेश मिस कमला ने दिया था, जब तक विवान को नहीं मारते ज्यादा से ज्यादा सजा मिलेगी। देवयानी को छोड़कर बाकी लोगों ने वार देखा। उनकी आंखें चमक उठीं। यह वार बहुत ताकतवर और जबरदस्त था। यह वाकई एक कमाल का हुनर था, जो ठंडक का एहसास कराता था। लेकिन मिस कमला खुश नहीं थी। उन्हें लगा कि गार्ड का वार बहुत नरम था। उसे सिर्फ विवान की बाह पर ही नहीं, उसके सिर पर निशाना लगाना चाहिए था। फिर भी लोगों को विवान का पूरा शरीर खून से लथपथ, दर्द से गिड़गिड़ाता दिख रहा था। लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। विवान के हाथों में तलवार से अचानक 3 ठंडी चिंगारियां फूटीं और फिर लोहे की टकराहट की आवाज आई। गार्ड को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसने अपनी आंखों के सामने एक चमक देखी। उसकी हथेली सुन्न हो गई और उसके हाथ में तलवार का हैंडल तेजी से हिल रहा था। वह मुश्किल से तलवार पकड़ पा रहा था और वह लगभग उसके हाथ से छूट ही गई थी। उसने पूरी ताकत लगाई और तलवार को पकड़ लिया। फिर वह वापस लड़ने को तैयार हुआ। अगले ही पल एक ठंडी रोशनी वाली लंबी तलवार उसके गले पर थी। मौत की तरह ठंडा स्पर्श ने उसकी सांस रोक दी। वह कांप उठा। उसका सिर सुन्न हो गया, जैसे कोई बुरा सपना हो। उसका शरीर अकड़ गया और हिल नहीं सका। पलक झपकते ही चारों ओर सब अपनी आंखें फाड़ कर देख रहे थे, जैसे अपनी आंखों पर यकीन न हो। अगर पिछले गार्ड को विवान ने लापरवाही से हराया था, तो इस गार्ड ने पूरी ताकत लगाई थी। लेकिन नतीजा फिर भी हैरान करने वाला था। गार्ड को समझ नहीं आया कि विवान, जो मानव लेवल के शुरुआती चरण में था, उसके जहरीले अजगर के वार को कैसे रोक पाया। भला कौन दूसरों की बात की ताकत को अपने साथ ले जा सकता है? यह छोटा जानवर अचानक। मिस कमला की आंखें ठंडी थीं, लेकिन वे भी दंग रह गईं। उन्होंने कहा, विवान, तू इतना हिम्मती है कि तलवार नीचे रख दे। इस वक्त वे अभी भी सिंह राजवंश परिवार की मां थीं। नीचे रख दूं? विवान मुस्कुराया। उसने उनकी आंखों में एक ठंडी और तेज चमक देखी। उसके हाथ में तलवार अचानक दब गई और फिर खिंच गई। मास्टर विवान, ऐसा मत करो। गार्ड ने डरते हुए देखा और जल्दी से दया मांगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी गर्दन से गर्म खून की धारा फव्वारे की तरह फूट पड़ी और पूरी जमीन पर फैल गई। शरीर बेकार होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो क्या मैं उसे छोड़ दूं? विवान के चेहरे पर हमेशा मुस्कान थी। लोगों की नजरों में वह ठंडा और शैतान जैसा लग रहा था। एक पल के लिए पूरी किन हवेली खामोश हो गई। और तू? विवान ने सिर घुमाया और राजा चंद्रसेन को देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तूने मेरी मां पर फिर से हमला करने की हिम्मत की तो मैं तुझे मार डालूंगा। राजा चंद्रसेन के चेहरे पर अचानक गुस्सा चमका। जैसे ही वह गुस्सा होने वाला था, उसके पैरों से एक ठंडी लहर उठी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह एक पल के लिए बोल नहीं सका। उसने मिस कमला की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैडम कमला, क्या बातचीत का यही मतलब है? मिस कमला ने जल्दी से समझाया कि इसमें गलतफहमी है, आप मेरी बात का इंतजार करें। फिर वह गुस्से से कांपते हुए विवान को घूरने लगी। उनके बालों की पिन हिलना बंद नहीं हो रही थी। उन्होंने विवान की ओर उंगली करके कहा, ठीक है। अच्छा छोटे जानवर, तूने राजा चंद्रसेन को भी धमकी दी। उनकी आंखें सांप की तरह खतरनाक थीं। उन्होंने सिर घुमाकर पीछे देखा। घर के बाहर कई नौकर, जो खबर सुनकर तमाशा देखने आए थे, अपनी गर्दनें सिकोड़कर चुपचाप पीछे हट गए। आखिरकार उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो हमेशा उनका पीछा करता था। उन्होंने कड़वाहट से कहा, राजा दत्तात्रेय, तू अभी भी क्यों ठिठका हुआ है? इस छोटे जानवर को मेरे लिए पकड़। जी मैडम, राजा दत्तात्रेय नाम का वह बूढ़ा आदमी जवाब देकर भीड़ से बाहर आया। उसने गहरे नीले रंग का कपड़ा पहना था। अपने हाथों को चौड़ी आस्तीनों के पीछे बांध रखा था। उसकी आंखें ठंडी थीं, लेकिन उनमें एक ठंडी हवा का एहसास था। इससे पहले वह कमरे की हालत को ठंडेपन से देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया था।
इस बार उसके बाहर आने पर लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। विवान समेत सबकी पुतलियां सिकुड़ गईं। तभी उसे एक बहुत खतरनाक सांस का एहसास हुआ। महायोद्धा लेवल का गुरु विवान का दिल बैठ गया। उसकी आंखों की चमक पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और तेज थी। मास्टर विवान, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मास्टर विवान के लिए बेहतर होगा कि वह खुद हार मान ले और अपनी मालकिन की सलाह माने, राजा दत्तात्रेय ने धीमी आवाज में कहा। उसकी दो आंखें बिना भाव के विवान को ठंडी नजरों से घूर रही थीं। विवान का चेहरा नहीं बदला। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम मुझे पकड़वाना चाहते हो तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम में वह ताकत है या नहीं। यह तो बस एक महायोद्धा लेवल का गुरु है। अगर जान पर खेलकर लड़ो तो टक्कर देने की ताकत तो है ही। राजा दत्तात्रेय ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इस मामले में इस बूढ़े नौकर ने गलती की है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, राजा दत्तात्रेय का शरीर अचानक चील की तरह उड़ा। वह पल भर में बाहर कूद पड़ा। एक डरावनी तेज हवा पूरे कमरे में फैल गई। राजा दत्तात्रेय के हाथ पंजों की तरह बने और उसने तुरंत विवान को जकड़ लिया। यह वार पहले के दोनों गार्डों से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। तेज सांसों ने विवान की सांस को दबा दिया और उसकी हड्डियां चटकने लगीं। राजा दत्तात्रेय, तूने मेरे विवान को छूने की हिम्मत की। देवयानी, जो हमेशा अपने बेटे की हालत से चिंतित थी, अचानक सामने आई और विवान को रोक लिया। विवान ने तेजी से अपनी तलवार से देवयानी को अपने पीछे खींच लिया। उसकी आंखें ठंडी थीं। जब राजा दत्तात्रेय के पंजे नीचे आए, वह तेजी से हिला। हालांकि महायोद्धा लेवल का योद्धा ताकतवर था, वह दावा करता था कि अगर दुश्मन वार करेगा तो वह उसे एक ही झटके में मार देगा। राजा दत्तात्रेय के पंजे उससे कुछ ही फीट दूर थे। तभी घर के बाहर से अचानक एक तेज आवाज आई, जिसने सबके कानों को झकझोर दिया। सब रुको! एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसने कपड़ा, बैंगनी बादल के जूते और कमर में 3 उंगलियों वाली अजगर बेल्ट पहनी थी, बाघ की तरह घर में घुसा। राजा दत्तात्रेय का पंजा विवान के सिर से 1 फुट ऊपर अचानक रुक गया। फिर वह तेजी से एक तरफ मुड़ा और सम्मान से झुक गया। कमरे में मौजूद सबने झुककर सम्मान से मुंह खोला। यह विवान के चाचा राजा यशवंत सिंह थे, जो अनपिंग में इंतजार कर रहे थे। मिस कमला जल्दी से राजा यशवंत सिंह के पास आई। वह इतने गुस्से में थीं कि बोली, प्रभु, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। आज यह छोटा जानवर आसमान पर चढ़ गया है। इसने न सिर्फ 2 गार्डों को मार डाला, बल्कि भगवान मायालोक राज्य को धमकाने की हिम्मत भी की। अगर आज हम परिवार के कानून को लागू नहीं करेंगे तो कुछ लोग आसमान पर चढ़ जाएंगे। बस बहुत हो गया। राजा यशवंत सिंह ने ठंडे दिल से कहा। उसका चेहरा उदास था। उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह काफी नहीं है? क्या? मिस कमला दंग रह गई। उनकी छोटी आंखें बड़ी हो गईं। वह राजा यशवंत सिंह को घूरते हुए बोली, स्वामी, मैं कोई हंगामा नहीं मचा रही। यह छोटा जानवर है। राजा यशवंत सिंह गुस्से से चिल्लाए, चुप रहो छोटा जानवर। क्या तुम सिंह राजवंश परिवार की मां जैसी लगती हो? वह तुम्हारा भतीजा है। अगर वह छोटा जानवर है तो हम सिंह राजवंश परिवार क्या हैं? मिस कमला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह कांपने लगी। वह जवाब देना चाहती थी, लेकिन राजा यशवंत सिंह का गुस्से वाला चेहरा देखकर तुरंत चुप हो गई। बाकी नौकरों ने देखा कि स्वामी इतने गुस्से में थे। वे सब जमीन पर घुटने टेक कर पीले और चुप हो गए। तभी राजा यशवंत सिंह राजा चंद्रसेन के पास आया, जो बदसूरत लग रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मैं सिंह राजवंश परिवार को सख्ती से काबू नहीं करता, मैं आपको हंसाऊंगा। राजा चंद्रसेन ने भौहें उठाई और ठंडे स्वर में कहा, राजा यशवंत, अभी अभी आपके सिंह राजवंश परिवार के शिष्य मेरी जान को खतरा बता रहे थे। मैं देखना चाहता हूं कि आप इससे कैसे निपटते हैं। राजा यशवंत सिंह ने सिर हिलाया और कहा, जाहिर है राजा यशवंत इस मामले का हिसाब देगा। लेकिन राजा चंद्रसेन, आप आज मेरी भाभी से मिलने आए हैं। इसे फैलाना ठीक नहीं लगता है ना? अगर सिंह राजवंश परिवार में अभी भी जरूरी काम है तो हम राजा चंद्रसेन की को नहीं रोकेंगे। वह छुट्टी मांग रहा था। राजा चंद्रसेन का चेहरा बदल गया। उसका गोरा चेहरा और पीला पड़ गया। कुछ गहरी सांसों के बाद
वह इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर भी उसने अपनी आवाज दबाई। उसने अपनी आस्तीन लहराई और कहा, राजा यशवंत की कितनी बड़ी इज्जत है, मुझे आज यह बात याद रहेगी। उसने ठंडी सांस ली और बदसूरत चेहरे के साथ राजवंश हवेली से बाहर चला गया। राजा यशवंत सिंह ने वहां मौजूद सबको देखा और ठंडे स्वर में कहा, और तुम लोग जो चाहे कर सकते हो, क्या सजा पाना चाहते हो? अचानक लोगों का झुंड डर के मारे उठा और आंगन से बाहर भाग गया। यहां तक कि मैडम कमला भी गुस्से से लाल चेहरे के साथ वहां से चली गईं। जाते वक्त उन्होंने विवान और देवयानी को एक क्रूर नजर से देखा। थोड़ी देर बाद आंगन में सिर्फ राजा यशवंत सिंह और विवान की मां बेटा बचे थे, साथ में राजा यशवंत सिंह के कुछ नौकर। विवान, तू वाकई होनहार है, तूने लोगों को मारने की हिम्मत की। राजा यशवंत सिंह ने जमीन पर पड़ी दोनों लाशों को हैरानी से देखा और अपने नौकरों को बुलाया। इन लाशों और उनके परिवारों का ध्यान रखो, उन्हें 50-50 चांदी के सिक्के भेज दो। उनसे कहो कि उनके लड़का सिंह राजवंश परिवार के लिए वफादार थे। जी मालिक। कई नौकरों ने जल्दी से दोनों गार्डों के शव ठिकाने लगाए और बाहर चले गए। राजा यशवंत सिंह चुपचाप खड़ा रहा। उसने देवयानी को देखा। उसकी आंखें नरम हो गईं और बोला, देवयानी बहन, क्या तू अब भी अपने बड़े भाई को दोष दे रही है? यह सुनकर देवयानी सिहर उठी। उसकी नाक में खट्टापन आ गया। उसने अपने होंठ भींच लिए और खुद को रोने से रोका। उसने धीरे से कहा, प्रभु, देवयानी की ऐसी हिम्मत नहीं है। राजा यशवंत सिंह ने आह भरी और कहा, तुझे पता है, शुरू में तू अपनी पीठ पर हाथ रखकर गई थी और विवान लेकर लौटी। तूने विजयनगर में क्या हंगामा मचाया और हमारे सिंह राजवंश परिवार पर इसका कितना असर पड़ा। परिवार के मुखिया के तौर पर मैं किसी भी तरह नहीं कह सकता कि देवयानी राजा यशवंत को दोष नहीं देती। यह सब यूची की अपनी गलती है। देवयानी ने अपने होंठ काट लिए। देवयानी का जिद्दी रवैया देखकर राजा यशवंत सिंह बिना हाथ हिलाए न रह सके। उनका चेहरा उदास हो गया। उन्होंने सुस्त लहजे में कहा, बीती बातों का जिक्र न करना ही ठीक है। फिर उसने विवान की ओर मुंह किया और ठंडे स्वर में कहा, आज मैं इस मामले की जांच नहीं करूंगा। आर्याव्रत ट्रेनिंग कॉलेज की आखिरी परीक्षा में अभी आधा महीना बाकी है। तुझे बड़ी परीक्षा से पहले खून जागरण पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करनी होगी, ताकि विजयनगर के बड़े अधिकारी और कुलीन लोग जान सकें कि सिंह राजवंश परिवार का हर बेटा ताकतवर बनने की टैलेंट रखता है, न कि बेकार। राजा यशवंत सिंह ने और कुछ नहीं कहा और कमरे से बाहर चला गया। उस सख्त जनरल की ठंडी पीठ विवान की आंखों को ठंडा कर देती है। शोर वाला आंगन जल्दी ही शांत हो गया। सिर्फ ने विवान और उसकी मां बचे थे। देवयानी की आंखें बंद थीं और वह दरवाजे को घूर रही थी। उसका चेहरा काला पड़ गया था और उसकी आंखें ठंडी थीं। विवान को लगा कि देवयानी ठीक नहीं है। उसने चिंता से पूछा, मां, तुझे क्या हुआ? देवयानी जागी। उसने विवान को प्यार से देखा और कहा, अरे बेटा, तुम्हारी मां ठीक है। क्या तुझे भूख लगी है? पहले आराम कर, तुम्हारी मां तेरे लिए कुछ खाने को लाती है। यह कहकर देवयानी बाहरी आंगन में गई और खाना पकाने के लिए आग जलाने लगी। सिंह राजवंश परिवार की सबसे बड़ी महिला होने के बावजूद उसने कुछ शुरू नहीं किया। जाहिर है वह ऐसा पहली बार नहीं कर रही थी। कुछ ही देर में विवान के लिए भाप से भरे खाना का एक कटोरा लाई। विवान भी भूखा था। वह अभी अभी उठा था। एक झगड़े के बाद वह स्वाभाविक रूप से बहुत कमजोर था। उसने तुरंत बड़े मुंह से खाना शुरू किया। एक इंसान के तौर पर विवान को ऐसा लगा जैसे गर्म और खुशबूदार खाना खाने के बाद वह फिर से जिंदगी में आ गया हो। देवयानी ने प्यार से विवान को देखा। उसके चेहरे पर झिझक का भाव आया, लेकिन आखिरकार उसने दांत भींच कर कहा, विवान, तू अभी बहुत छोटा है। माँ को तुझे कुछ नहीं बताना चाहिए था, लेकिन कभी कभी मुझे तुझे बताना पड़ता है। उम्मीद है तू समझेगा। विवान को देवयानी की बातों में कुछ अजीब लगा। उसने सिर उठाया और बोला, माँ, क्या बात है, तू ही बता। देवयानी ने कहा, तेरे चाचा बहुत सख्त मिजाज के हैं। उनके नियम कड़े हैं और वे इनाम और सजा में बराबर ध्यान देते हैं। आज उन्होंने तुझे सजा नहीं दी। यह उनका तरीका नहीं है। तुझे उनकी आखिरी बात याद रखनी चाहिए। देवयानी के चिंतित चेहरे को देखते हुए
विवान ने धीरे से कहा, माँ का मतलब है कि उन्होंने आज बच्चे को ऊपर ऊपर छोड़ दिया, लेकिन असल में वे बच्चे के कॉलेज की प्रवेश परीक्षा पास करने का इंतजार कर रहे हैं। फिर बच्चे से निपटने के और भी बहाने होंगे। देवयानी की ओर देखते हुए मैं चौंक गया और हंस पड़ा। विवान की आंखों में ठंडी चमक उभरी। वह मुस्कुराते हुए बोला, माँ, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। बच्चा जाग जाएगा और कॉलेज की प्रवेश परीक्षा पास कर लेगा। ठीक है माँ, तेरी बात मानती है। देवयानी ने विवान को गहरी नजर से देखा और मन ही मन आह भरी। दरअसल वह दिल से जानती थी कि विवान अब करीब 16 साल का हो चुका है। उसके खून को जगाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन एक माँ होने के नाते वह अपने बच्चे का हौसला बढ़ा सकती थी। एक पल के लिए उसने पक्के इरादे से कहा, विवान बेटा, माँ पर भरोसा रख। भले ही तू सिंह राजवंश परिवार में न रहे, मैं हम दोनों को जिंदा रखूंगी। विवान समझ गया कि देवयानी क्या सोच रही थी। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और बोला, माँ, चिंता मत कर। अगर तू अब बाहर भी जाएगी तो तेरा बच्चा तेरा साथ देगा और यह पक्का करेगा कि तुझ पर फिर कोई जुल्म ना हो। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका इरादा बहुत पक्का था। माँ, तू बच्चे के तुझे हैरान करने का इंतजार कर। बच्चा तुझे कभी निराश नहीं करेगा। इस वक्त राजा यशवंत का माहौल सबसे शानदार था। मिस कमला रंग बिरंगा कपड़ा पहने और अपनी बाहों में चमकदार काली बिल्ली लिए जहरीले सांप की तरह ठंडी आंखों से चुपचाप बैठी थी। तभी एक सुंदर नौकरानी अंदर आई और आदर से बोली, मैडम, राजा यशवंत वापस आ गए हैं। मैं समझ गई, मिस कमला ने ठंडे लहजे में कहा। वह खड़ी हुई और बाहर चली गई। राजा यशवंत सिंह धीरे धीरे हॉल में चल रहा था। राजा यशवंत सिंह, आज तुझे क्या हो गया? तूने उस छोटे जानवर को भी छोड़ दिया और इतने लोगों के सामने राजा मायालोक राज्य की इज्जत उड़ा दी। तेरा मतलब क्या है? मिस कमला गुस्से और शिकस्त में बोली। दत्ता परिवार, राजवंश परिवार विजयनगर में एक मशहूर बड़ा खानदान है, इसलिए मिस कमला का राजा यशवंत सिंह से बात करना बिना डर के किसी गुरु को गलती के लिए डांटने जैसा था। राजा यशवंत सिंह ने भौहें चढ़ाई और बोला, तू मुझसे पूछ रही है? मैंने तुझसे नहीं पूछा। तूने सारा दिन हवेली में क्या किया? मिस कमला ने गुस्से से कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं नहीं चाहती कि देवयानी की वह औरत हमारे सिंह राजवंश परिवार को छोड़ दे। वह छोटा जानवर हमारे सिंह राजवंश परिवार की जायदाद पर कब्जा करेगा। तू ही है जो उस छोटे जानवर की मदद कर रहा है। मुझे लगता है तू अपनी अच्छी बहन को नहीं छोड़ सकता। मुझे पता है सिंह राजवंश परिवार में तेरा कोई भला नहीं है। तू क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास क्यों कर रही हूँ? शुरू में देवयानी की उस औरत ने ऐसी ही हरकतें की थीं। उसे भगाने के बजाय तेरे पिता ने उन दोनों को छोड़ दिया। अब उस लड़के का नाम भी विवान सिंह है। वह जरूर विराज के ओहदे और खानदानी जायदाद के लिए खतरा बनेगा। क्या यह सही नहीं है? मिस कमला ने ताने मारते हुए कहा। राजा यशवंत सिंह गुस्से से लाल हो गया। उसने मिस कमला को ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा, तुझे पता है, मेरे पिता को आज भी अपनी तीनों बहनें याद हैं। तूने आज राजा चंद्रसेन को यहां बुलाने की हिम्मत की। तू उनके गुस्से को नहीं जानती। अगर तूने उन्हें आज की बात बताई तो तुझे कौन बचा पाएगा? तो फिर उस छोटे जानवर को सिंह राजवंश परिवार में रहने दें। मिस कमला की आंखें डरावनी थीं और उसकी छाती गुस्से से उभर रही थी। इसलिए मैंने तुझसे सब्र रखने को कहा था। राजा यशवंत सिंह की आंखें ठंडी थीं। उसने ताने मारते हुए कहा, विवान अभी तक अपने खून को जगा नहीं पाया है। वह कॉलेज की प्रवेश परीक्षा जरूर फेल हो जाएगा। जैसे ही उसे आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और वह परिवार का मालिक बन जाएगा, उसके पास उसे सिंह राजवंश परिवार से बाहर करने के अपने कारण होंगे। उस वक्त उसके पिता भी कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन तू सारा दिन बेवकूफी करती रही। यह एक औरत की सोच है। मिस कमला दंग रह गई। उसकी आंखें चमक उठी और बोली, तो तू इस सोच के साथ खेल रहा है, वरना तू क्या सोचती है? बुरी बातों के सिवा तू और क्या कर सकती है? राजा यशवंत सिंह ने ठंडी सांस ली और गुस्से से कमरे में चला गया। यह ठीक है, सिंह राजवंश परिवार के सारे शिष्यों में खास हुनर है। अगर छोटा जानवर कॉलेज की परीक्षा पास नहीं कर पाया तो उसे उसी वक्त निकाल दिया जाएगा। तब बूढ़ा आदमी भी कुछ नहीं कहेगा। मिस कमला को खाने की डांट पड़ी थी।
वह न सिर्फ गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उसके मुंह के कोनों पर चमक की एक झलक दिखी। म्याऊ! उसके हाथ में काली बिल्ली अचानक डर के मारे चीखी और जमीन पर कूद गई। उसने अपने मालिक को डर और कांपते चेहरे के साथ देखा। उसके शरीर के बाल साही की तरह खड़े हो गए। मिस कमला के हाथों में मुट्ठी भर बिल्ली के बाल अभी अभी निकल गए थे। ठंडे खाली कमरे में विवान चुपचाप बैठा था। उसने भौहें चढ़ाईं और भविष्य के बारे में सोचने लगा। 300 साल के उतार चढ़ाव के बाद, चाहे त्रिशा और तेजस से बदला लेना हो या अपनी मां के लिए, वह जानता था कि उसे मजबूत बनना होगा। उसे तेज भूमि की जमीन को काबू करने वाला ताकतवर इंसान बनना होगा। पहला कदम है खून को जगाना। अगर तू ताकतवर बनना चाहता है तो पहले अपने खून को जगाना होगा। विवान 15 साल का हो गया है, फिर भी खून जगाने में नाकाम रहा। 16 साल से ज्यादा उम्र में अगर खून नहीं जगा तो तेज भूमि महाद्वीप के हिसाब से यह सबसे अच्छी उम्र गंवाने जैसा है। भले बाद में जाग जाए, कोई खास कामयाबी नहीं होगी। तेज भूमि की जमीन में सबके पास खून होता है। अगर वे जाग नहीं सकते तो इसके सिर्फ 2 कारण हैं। पहला, खून इतना पतला है कि जागने की शर्त पूरी नहीं होती। दूसरा, शरीर में कुछ गड़बड़ है और वह जाग नहीं सकता। चाहे इनमें से कोई भी कारण हो, मेरे पास इसे ठीक करने का तरीका है। देखते हैं इस शरीर की टैलेंट और बुनियाद कैसी है। पिछले जन्म में 8 लेवल के खून वाले शाही गुरु के तौर पर विवान के लिए खून जगाना कोई मुश्किल नहीं था। मार्शल आर्ट की साधना में 3 चीजें सबसे जरूरी हैं: टैलेंट, समझदारी और योग्यता। समझदारी की बात ही नहीं, वरना पिछले जन्म में इतनी कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन टैलेंट और योग्यता शरीर के साथ पैदा होती है। यह शरीर की बुनियाद अच्छी है, लेकिन कई दिक्कतें हैं। थोड़ी जांच के बाद विवान को अपनी हालत साफ पता चल गई। उसने हल्के से भौहें चढ़ाईं। इस शरीर का पुराना मालिक शानदार मार्शल आर्ट टैलेंट के साथ विजयनगर आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज में भर्ती हुआ था। उसने 7 नसें पार की और मानव लेवल पर पहुंच गया। ऐसी टैलेंट के साथ एक आम ताकतवर आदमी बनना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन त्रिशा और तेजस को हराने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता है। विवान सोच में डूब गया। एक योद्धा की बुनियाद घर बनाने और नींव डालने जैसी होती है। यह मजबूत होनी चाहिए, वरना चाहे जितना अभ्यास करो, भविष्य में दिक्कतें आएंगी। यह शरीर अभी अभी 7 बुनियादी नसें पार कर गया और जल्दी से मानव लेवल पर पहुंच गया। हालांकि मायालोक राज्य कुंड बन गया है, यह स्थिर नहीं है और इसकी ताकत कम है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं दिखती, लेकिन जब अभ्यास ऊंचे लेवल पर पहुंचेगा तो मुश्किलें आएंगी। विवान ने शक्ति केंद्र में कबूतर के अंडे जितने बड़े मायालोक राज्य कुंड को महसूस किया और चिंता में पड़ गया। 7 नसें पार करना मार्शल आर्ट में लगभग सबसे कमजोर है। आमतौर पर सिर्फ सबसे कमजोर लोग ही 7 नसें खुलने पर मायालोक राज्य कुंड बनाकर मानव लेवल पर पहुंचते हैं। मार्शल आर्ट की सबसे बड़ी प्रतिभाएं तब तक मायालोक राज्य कुंड नहीं बनाती जब तक वे 8, 9 या यहां तक कि 10 नसें पार न कर लें। कुछ सबसे जबरदस्त लोगों ने 11 नसें भी खोली थीं। विवान को साफ याद था कि तेजस और त्रिशा ने 11 नसें खोली थीं। इस जन्म में अगर बदला लेना है तो और मजबूत बनना होगा। अगर मैं इसी तरह की बुनियाद पर अभ्यास करता रहा तो मेरी पुरानी कामयाबी दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। अगर मैंने इसे हासिल भी कर लिया तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। और इस शरीर के साथ मैं 9 सितारा दिव्य सूत्र का अभ्यास बिल्कुल नहीं कर सकता। 9 सितारा वाली शक्ति प्राभारत मार्शल आर्ट का एक संग्रह है जो विवान को पिछले जन्म में निषिद्ध भूमि में मिला था। यह अब तक की सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट है। कहते हैं यह स्वर्ग से मिली है। स्वर्गीय रहस्य जमीन की एक लोक प्रसिद्ध कहानी है। लोक प्रसिद्ध कहानी कहती है कि दिव्य रहस्य भूमि का क्षेत्र मार्शल आर्ट का अंत नहीं है। इसके ऊपर मार्शल देवता का और भी डरावना क्षेत्र है जो खालीपन को तोड़कर ऊंचे स्वर्ग और जमीन स्वर्ग में जा सकता है। लेकिन तेज भूमि महाद्वीप के हजारों सालों के इतिहास में कोई भी मार्शल गॉड के दायरे को नहीं तोड़ पाया। इसलिए कोई नहीं जानता कि स्वर्ग सचमुच है या नहीं। शुरू में विवान को इस पर यकीन नहीं था, लेकिन निषिद्ध भूमि में जाने के बाद उसने अपनी सोच पूरी तरह बदल दी। निषिद्ध भूमि में जाने से पहले
विवान को यकीन नहीं था कि दुनिया में ऐसा जादुई हुनर भी है, क्योंकि बताया गया है कि सिर्फ वही जो शक्तियों के रास्ते जमाव के समय में शरीर की 12 नसें तोड़ देता है, 9 सितारा दिव्य सूत्र का अभ्यास कर सकता है। हालांकि मानव शरीर में 12 नसें होती हैं, फिर भी वह जमाव के समय में इसे हासिल करना चाहता है। विवान की समझ में तेज भूमि के पिछले 10,000 सालों के इतिहास में ऐसा कोई मामला नहीं है। पिछले जन्म में मार्शल आर्ट की सबसे बड़ी प्रतिभाएं भी सिर्फ 11 नसें तोड़ पाती थीं। यह सीमा थी। लेकिन 9 सितारा दिव्य सूत्र में 12 नसें खोलने का तरीका लिखा है। जब मुझे पिछले जन्म में 9 सितारा दिव्य सूत्र मिला था, तब मैं पहले से ही मार्शल आर्ट का 8वां लेवल का सम्राट था। नींव डालने में बहुत देर हो चुकी थी। अब जब भगवान ने मुझे 9 सितारा दिव्य सम्राट सूत्र का अभ्यास करने का एक और मौका दिया है, मेरा दोबारा जन्म लेना बेकार नहीं है। बस अब जब मैंने मानव लेवल की साधना में कदम रख दिया है, 7 नसों का आकार बन गया है। जब तक उन्हें तोड़कर फिर से नहीं बनाया जाता, बाकी नसों से गुजरना नामुमकिन है। तेजस, वे जल्दी में हैं। क्या उन्हें डर है कि मैं 9 सितारा देव सम्राट सूत्र और दूसरे खजाने हड़प लूंगा? विवान की आंखें तारों सी चमक रही थीं। उसने एक पल सोचा, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। माँ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। जब जाऊंगा वापस आ जाऊंगा। विवान ने अपनी माँ को नमस्ते कहा और जल्दी से सिंह राजवंश हवेली से निकल गया। ख्याल रखना, देवयानी ने जोर से कहा। शरारत मत करना। उसने यह नहीं कहा, बस मन ही मन दुआ मांगी। रास्ते में सिंह राजवंश परिवार के सारे नौकर उससे मिले और दूर हट गए। यहां तक कि सिंह राजवंश हवेली के दरवाजे पर गार्ड भी अलग और सम्मान से दिख रहे थे। विवान ने मिस कमला के सामने 2 गार्डों को मार डाला था। सिंह राजवंश परिवार में यह बात फैल गई थी। लगभग कोई भी इस जवान मालिक को, जिसकी खास पहचान थी, कम नजर से देखने की हिम्मत नहीं करता था। सड़क पर राजनगर इतना चहल पहल वाला था कि विवान को अचानक लगा जैसे वह मरने के बाद फिर जी उठा हो। उसने पेड़ पौधों, लोगों और नजारों को अपने अनुभव से महसूस किया और उसमें डूबने से खुद को रोक नहीं पाया। अपनी यादों का पीछा करते हुए वह राजनगर की एक बहुत व्यस्त गली में चला गया। धीरे धीरे वह मायालोक राज्य के राजा की सबसे रौनक वाली गली में पहुंच गया। सड़क के दोनों तरफ तरह तरह की शानदार और आलीशान दुकानें खड़ी थीं। अगर नसों को तोड़ना है और फिर से बनाकर उन्हें मजबूत करना है, अस्विंगल तो दैविक शक्ति के रास्ते की दिव्य सुई पर निर्भर करना होगा। सुई बनाने की चीजें बहुत कीमती हैं। ये सिर्फ वहां मिल सकती हैं जहां बहुत सारे कारीगर हों। विवान ने सोचा और आगे बढ़ गया। अचानक उसके सामने एक पुरानी इमारत दिखी। इमारत 100 मीटर ऊंची और शानदार थी। ये गली के एक कोने में थी और बहुत अच्छी जगह पर थी। उस वक्त दुकान के दरवाजे पर खुली जगह में लोगों की भीड़ थी। आलीशान गाड़ियां खड़ी थीं। साफ था कि दुकान में आने वाले मेहमान या तो अमीर थे या दबदबा वाले। बर्तन हॉल। विवान ने सिर उठाया और इमारत के दरवाजे पर लगी पट्टिका पर बड़े सोने के अक्षर देखे और अंदर चला गया। तेज भूमि के सबसे ताकतवर संगठनों में से एक हुनर भवन का लंबा इतिहास है। कहते हैं यह पुराने जमाने से चला आ रहा है। तेज भूमि महाद्वीप में बर्तन हॉल, औषधि हॉल और ब्लड होली लैंड जैसे संगठनों की बहुत ताकत है। यहाँ तक कि मुख्य जमीन के बड़े साम्राज्यों को भी उनकी तारीफ करनी पड़ती है। इनमें से बर्तन हॉल दुनिया के सारे हथियार बनाने वालों को इकट्ठा करने वाला खास संगठन है। दुनिया के हथियार बनाने वालों की पेशेवर पहचान, ग्रेड बढ़ाना और बैज बांटने का काम बर्तन हॉल में होता है। हर शहर में मायालोक राज्य महल की एक शाखा होती है। मायालोक राज्य की राजधानी में यह सबसे शानदार और बेमिसाल है। पता नहीं दिव्य सुई बनाने की चीजें यहाँ हैं या नहीं। बर्तन हॉल में इधर उधर चलते हुए विवान के कानों में अचानक एक कड़क आवाज पड़ी। हॉल की पहली मंजिल का हॉल बहुत बड़ा था। तरह तरह के लोग आते जाते थे। बहुत रौनक थी। यहाँ कोई गार्ड नहीं था, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था। बर्तन हॉल में आपका स्वागत है। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ जवान मालिक? एक औरत अचानक विवान के सामने कपड़े पहने खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली। वह जवान थी। उसकी आंखें शांत थीं और चाल ढाल खास थी। साफ था कि वह दुनिया को जानने वाली थी। वह किसी साधारण बड़े अधिकारी का बेटा नहीं हो सकता।
शिवानी ने विवान को देखा और मन ही मन कहा। विवान थोड़ा हैरान रह गया, फिर तुरंत होश में आया। पिछले जन्म में जब वह शौर्य शास्त्र गृह के मुख्यालय में जाता था, हॉल के बड़े बुजुर्ग और उप हॉल मालिक पहले से दरवाजे पर इंतजार करते थे और प्यार से स्वागत करते थे। इस तरह का नरम और सहज स्वागत विवान को थोड़ा मदहोश कर गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं ये हथियार बनाने की चीजें खरीदना चाहता हूं, क्या तुम्हारे पास ये हैं? विवान ने एक कलम और कागज लिया और जल्दी से चीजों की सूची लिखकर उसे दे दी। शिवानी ने अपने लाल चेरी जैसे मुंह से चुस्की ली और मुस्कुराते हुए कहा, जवान मालिक, तुम मजाक कर रहे हो। हमारा बर्तन हॉल मायालोक राज्य में हथियार बनाने की चीजों का सबसे बड़ा ठिकाना है। अगर यहां नहीं मिला तो तू पूरे देश में भी नहीं ढूंढ पाएगा। शिवानी ने मुस्कुराते हुए सूची ली और उसे गौर से देखा। यह देखते ही उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। उसकी आंखें जिज्ञासा से आश्चर्य में बदल गईं। वह हंसी रोक नहीं पाई और बोली, जवान मालिक, तुमने इसमें गलत चीजें तो नहीं लिख दी। मैंने बर्तन हॉल में 4-5 साल बिताए हैं और तेरे लिखे ज्यादातर सामान के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। शिवानी के शब्दों ने विवान का दिल डुबो दिया। जिस बात का उसे डर था वही हो गया। वह जानता था कि छायानगर का बर्तन हॉल थोड़ा दूर दराज था, इसलिए उसने कई ऊंचे लेवल की चीजों को जो दिव्य सुई बना सकती थीं, आम चीजों से बदल दिया। लेकिन उसे उनकी उम्मीद नहीं थी। अगर वह दिव्य सुई नहीं बना सका तो वह नसें तोड़कर दोबारा नहीं बना सकता, मायालोक राज्य कुंड का फिर से निर्माण नहीं कर सकता और 9 सितारा वाली शक्ति का अभ्यास भी नहीं कर सकता। क्या तुम्हारे पास इनमें से कोई चीज है? विवान ने कई दूसरी चीजें लिखीं और उन्हें शिवानी को दे दिया। अगर ये चीजें भी नहीं मिली तो बात मुश्किल हो जाएगी। अरे, ये तो भाई विवान है ना? सुना है तू पिछली कॉलेज जागृति सभा में नहीं जागा था। क्यों? योद्धा तो नहीं बन सकता, लेकिन अब हथियार बनाने वाला बनना चाहता है। तभी दरवाजे से अचानक ताने वाली आवाज आई। एक लड़का और एक लड़की बर्तन हॉल के दरवाजे से आए। लड़का ने सफेद कपड़े पहने थे। वह विवान का दूसरा भाई और मिस कमला का दूसरा बेटा विराज था। विराज के साथ चल रही लड़की राजकुमारी श्रद्धा थी, जो विजयनगर की 4 खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। वह राजा अमरेंद्र की प्यारी बेटी थी। राजकुमारी श्रद्धा ने गुलाबी रंग की लंबी पोशाक पहनी थी। उसका अंदाज बहुत नफीस था। उसकी उम्र 16-17 साल थी, लेकिन उसका फिगर बहुत आकर्षक था। स्कर्ट पहनने के बावजूद उसका उभरा हुआ फिगर साफ दिखता था, जो बहुत दिलचस्प था। उसकी सफेद कॉलर बोन जेड जैसी थी, जो सबका ध्यान खींचती थी। विराज की बात सुनकर राजकुमारी श्रद्धा ने एक्साइटमेंट से विवान को देखा और बोली, ये भी तुम्हारे सिंह राजवंश परिवार का शिष्य है? विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी श्रद्धा, विवान असल में मेरी मौसी का बेटा है, जो हमारे सिंह राजवंश परिवार का है। उसके शब्द थोड़े धुंधले थे, लेकिन राजकुमारी श्रद्धा समझ गई। उसने अचानक कहा, तो क्या ये नाजायज बेटा है? राजकुमारी श्रद्धा ने फिर से विवान की ओर देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। देवयानी के कारनामे विजयनगर के बड़े लोगों से लेकर सड़क के फेरी वालों तक लगभग सबने सुने थे। विवान ने हल्के से भौहें चढ़ाईं और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। विराज, जो राजकुमारी श्रद्धा के सामने अपनी शान दिखाना चाहता था, गुस्से में था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई विवान, तू अपना खून भी नहीं जगा सका और यहाँ हथियार बनाने वाला बनने चला है। ये तेरी औकात से बाहर है। ये वो जगह नहीं जहां तुझे आना चाहिए। विवान ने उसे ठंडी नजरों से देखा और उलझन में पड़ गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, क्या तू इसे संभाल सकता है? विराज हैरान रह गया। उसका चेहरा अचानक उदास हो गया। छोटे से बड़े तक या इस बैज के साथ, चाहे वह तेज भूमि में कहीं भी जाए, उसे बर्तन हॉल में ऐसा ही सम्मान मिलता था। हथियार बनाने वालों का लेवल योद्धाओं जैसा ही है, जिसे 9 लेवल में बांटा जाता है। हर लेवल का सम्मानजनक नाम योद्धाओं के जैसा ही है। अपने पिछले जन्म में विवान 9 लेवल का शाही हथियार बनाने वाला और बर्तन हॉल का मानद बुजुर्ग था। वह इन बातों को अच्छे से जानता था। उसने सिर उठाया और उसकी नजर मास्टर यशवर्धन के चेहरे पर पड़ी। अचानक वह ठिठक गया, जैसे उसे कुछ मिल गया हो। उसका माथा थोड़ा सिकुड़ गया, लेकिन मास्टर यशवर्धन इतनी दूर तक आया
और जल्दी ही विवान के पास पहुंच गया। मास्टर यशवर्धन, शिवानी ने गंभीर होकर आदर से अभिवादन किया। मास्टर यशवर्धन ने उसे सिर हिलाते देखा। उसकी नजर विराज के हाथों में काले दिव्य पत्थर पर पड़ी। उसकी आंखें थोड़ी जम गईं। मास्टर यशवर्धन, मैं राजा यशवंत का दूसरा बेटा हूं। मास्टर यशवर्धन से काले दिव्य पत्थर से बना एक दूसरा लेवल का खजाना बनाने को कहना चाहता हूं। विराज तेजी से आगे बढ़ा। मास्टर यशवर्धन ने पूछा, तुम क्या बनाना चाहते हो? विराज ने खुशी से कहा, 3 फुट की तलवार। मास्टर यशवर्धन ने सिर हिलाया और बोला, काला दिव्य पत्थर तीसरे लेवल की सबसे अच्छी हथियार बनाने की चीज है। यह प्रकृति में ठंडा है। यह तलवार की धार और ताकत बढ़ा सकता है। साथ ही इसमें बर्फ का गुण भी है, लेकिन इसे दूसरे लेवल के हथियार में बनाना बहुत बेकार है। मेरे पिता ने कहा, चाहे बनना कामयाब हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी काला दिव्य पत्थर मास्टर यशवर्धन के पास आपके लिए छोड़ दिया जाएगा, विराज ने जल्दी कहा। मास्टर यशवर्धन ने एक पल सोचा और बोला, ठीक है, मैं इसे ले लूंगा। रास्ते में कई लोगों ने उसे बनाने के लिए कहा था। उसने सबसे पहले यही काम लिया। विराज इतना खुश हुआ कि उसने जल्दी से एक चांदी का कार्ड निकाला और कहा, मास्टर यशवर्धन, यहाँ 20,000 चांदी के सिक्के हैं। आधे सामग्री के लिए हैं और आधे बनाने के लिए। मास्टर यशवर्धन ने चांदी का कार्ड लिया और हल्के से सिर हिलाया। मास्टर यशवर्धन, मैं राजकुमारी श्रद्धा हूं। मेरे पिता राजा अमरेंद्र दत्ता का आपके लिए एक पत्र है। राजकुमारी श्रद्धा ने ध्यान से एक पत्र निकाला और मास्टर यशवर्धन को दे दिया। इससे पहले वह गर्व और संयम से भरी थी। तो ये राजकुमारी श्रद्धा दत्ता हैं। मास्टर यशवर्धन ने पत्र खोला और उसे गौर से पढ़ा। फिर उसने राजकुमारी श्रद्धा की ओर देखा और कहा, राजा अमरेंद्र से मेरी थोड़ी दोस्ती है। राजा अमरेंद्र ने पत्र में लिखा है, क्या तू मेरा शिष्य बनना चाहती है? हाँ, मैं सचमुच हथियार बनाने वाली बनना चाहती हूं। मैं कभी किसी की पहचान नहीं देखता, सिर्फ उसकी टैलेंट देखता हूं। अगर तू काबिल नहीं है तो राजा अमरेंद्र की बेटी होने पर भी मैं तुझे नहीं लूंगा। मुझे पता है, राजकुमारी श्रद्धा ने घबराते हुए कहा। एक दूसरे लेवल का योद्धा सचमुच घमंडी होता है। अच्छा, मेरे साथ आ। मास्टर यशवर्धन ने सिर हिलाया। राजकुमारी श्रद्धा जल्दी उसके पीछे चल दी। विराज भी पूरे रास्ते उसके पीछे पीछे चला। विवान ने सोचा और धीरे धीरे चल पड़ा। शिवानी ने बाकी लोगों से कहा, मास्टर यशवर्धन ने अभी कहा था कि जो लोग खजाने के हथियार बनवाना चाहते हैं वे अपनी जरूरत की चीजें और कीमत लिख सकते हैं। मास्टर यशवर्धन उस सूची में से चुनेंगे जो वे बनाना चाहते हैं। शिवानी की आवाज अभी धीमी हुई थी कि पलक झपकते ही ढेर सारे मेहमान इकट्ठा हो गए। नजारा सब्जी मंडी जैसा हो गया। बर्तन हॉल के हॉल में एक एकांत कमरे में मास्टर यशवर्धन राजकुमारी श्रद्धा को वहां ले गया। तू यहां क्या कर रहा है? विराज ने अपने पीछे विवान को देखा और भौहें चढ़ाकर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। चुप! मास्टर यशवर्धन ने उसे गुस्से से देखा। विराज कांप उठा। उसने मुंह बंद किया और विवान को घूरने लगा। मास्टर यशवर्धन ने कहा, अगर तू हथियार बनाने वाला बनना चाहता है तो सबसे जरूरी चीज है आत्मा की ताकत। सिर्फ मजबूत आत्मा की ताकत से ही हम खजाने के हथियारों पर तरह तरह के निशान, तावीज और रचनाएं बना सकते हैं, ताकि आम हथियार भी खजाने का हथियार बन जाए। दूसरे शब्दों में, मजबूत आत्मा की ताकत ही हथियार बनाने वाले की बुनियाद है। राजा अमरेंद्र ने अपने पत्र में कहा था कि तू लंबे वक्त से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही है। तू पहले से ही मानव लेवल के आखिरी चरण की गुरु है। जागृत खून भी तीसरे लेवल का है। इसलिए टैलेंट के मामले में मैं तेरा दोबारा इम्तिहान नहीं लूंगा। बस तुझे आत्मा की ताकत का लेवल पार करना है, फिर मैं तुझे अपना शिष्य मान लूंगा। विवान ने हैरानी से राजकुमारी श्रद्धा को देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये लड़की न सिर्फ खूबसूरत और आकर्षक है, बल्कि अपनी कामयाबी में भी कमाल है। 16 साल की उम्र में मानव लेवल की आखिरी गुरु है और तीसरे लेवल के खून से भी जागृत है। विवान, जो सिर्फ 15 साल का है, मानव लेवल के शुरुआती चरण का योद्धा है, इसलिए उसे प्रतिभाशाली कहा गया। राजकुमारी श्रद्धा उससे सिर्फ 1 साल बड़ी है, लेकिन वह उससे 2 लेवल आगे है। उसकी टैलेंट उससे भी ज्यादा है।
और तो और उसने तीसरे लेवल का खून भी जगा लिया है। पुराने जमाने में खून की विरासत में अलग अलग ताकत और कमजोरियां थीं, इसलिए दुनिया के सारे खून को 9 लेवल्स में बांटा गया। पहला सबसे कमजोर और दूसरा सबसे ताकतवर। छायानगर जैसे छोटे राज्य में तीसरे लेवल का खून बहुत दुर्लभ है, लाखों में एक। मास्टर यशवर्धन को अपनी टैलेंट की तारीफ करते सुनकर राजकुमारी श्रद्धा के चेहरे पर गर्व का भाव आया। दरअसल वह विजयनगर में 10 खूबसूरत लड़कियों में से एक थी, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी और उसकी मार्शल आर्ट की टैलेंट कमाल की थी। तेज भूमि जमीन में मार्शल आर्ट का सम्मान सबसे ऊपर है। चाहे कोई औरत कितनी भी सुंदर हो, अगर उसमें मजबूत मार्शल आर्ट की टैलेंट नहीं है तो वह लोगों का ध्यान नहीं खींच सकती। मास्टर यशवर्धन ने सिर सिकोड़कर कहा, तुझे जाकर अपनी आत्मा की ताकत का इम्तिहान देना चाहिए। राजकुमारी श्रद्धा ने अपनी हालत पर गौर किया और जल्दी से अपने भाव काबू किए। वह मास्टर यशवर्धन के पीछे कमरे में एक धूसर पत्थर के खंभे के पास गई। अपनी आत्मा को सामने वाले पत्थर के खंभे में डाल दे। हाँ, राजकुमारी श्रद्धा का नाजुक सफेद और कोमल जेड जैसा हाथ हरे प्याज की जड़ जैसा धीरे से सामने वाले पत्थर के खंभे पर रखा। उसने लगातार अपनी आत्मा की ताकत को धूसर पत्थर के खंभे में डाला। वाह, धूसर पत्थर के खंभे की सतह पर तेजी से दूधिया रोशनी चमकी जो धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। राजकुमारी श्रद्धा की लगातार आत्मा की ताकत के साथ सफेद रोशनी धीरे धीरे ऊपर उठी। आखिर में यह पहले पैमाने से 2 अंगुल नीचे रुक गई। आत्मा की ताकत का पहला लेवल पर्याप्त नहीं है, छोड़ दे, मास्टर यशवर्धन ने सपाट लहजे में कहा। राजकुमारी श्रद्धा ने अपना दायां हाथ हटाया और घबराहट से मास्टर यशवर्धन को देखा। मानव लेवल की आखिरी साधना, 1 लेवल से कम आत्मा की ताकत, फिर भी ठीक है। मास्टर यशवर्धन ने सिर हिलाया। अगला इम्तिहान आत्मा की टैलेंट का होगा, यही सबसे जरूरी है। मास्टर यशवर्धन और राजकुमारी श्रद्धा एक पारदर्शी क्रिस्टल के पास आए। उसने कहा, अपनी अनुभूति को इस आत्मा क्रिस्टल में डाल दे और अंदर की आत्मा की ताकत को जगा। मुझे अपनी आत्मा की टैलेंट दिखा। राजकुमारी श्रद्धा ने गहरी सांस ली। वह थोड़ी घबराई हुई दिखी। फिर वह पारदर्शी क्रिस्टल के पास आई और उस पर हाथ रख दिए। फिर उसने आंखें बंद की और आत्मा को जगाने लगी। पारदर्शी स्पिरिट क्रिस्टल पर एक लहर उठी। एक लाल प्रभामंडल अचानक उभरा और पूरा कमरा लाल रंग में रंग गया। फिर लाल धीरे धीरे नारंगी में बदला और फिर नारंगी से पीला होने लगा। लेकिन आखिर में यह पीला नहीं हुआ और नारंगी ही रहा। हल्की नारंगी रोशनी ने राजकुमारी श्रद्धा को जगा दिया, जैसे कोई देवी हो। नारंगी टैलेंट। मास्टर यशवर्धन का चेहरा हैरान था। उसकी आंखों में एक हल्की चमक उभरी जिसमें खुशी झलक रही थी। विवान की आंखें भी थोड़ी सिकुड़ गईं। स्पिरिट क्रिस्टल, ये इम्तिहान किसी की आत्मा की ताकत का नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की टैलेंट का होता है। आत्मा की टैलेंट को 7 रंगों में बांटा गया है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी। जितना बात का रंग, उतनी ज्यादा आत्मा की टैलेंट। जब तक आत्मा की टैलेंट ऊंची है, भले शुरू में आत्मा की ताकत 0 हो, अभ्यास और तरक्की के बाद वह आत्मा की ताकत के बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच सकता है और मजबूत हथियार बनाने वाला बन सकता है। उल्टा, चाहे अभी आत्मा की ताकत कितनी भी मजबूत हो, अगर आत्मा की टैलेंट कम है तो वह सिर्फ मौजूदा हालत में रह सकता है, आगे बढ़ना मुश्किल है। राजकुमारी श्रद्धा की नारंगी आत्मा की टैलेंट को बहुत अच्छा माना जा सकता है। भविष्य में उसे सिर्फ मेहनत करनी होगी। वह दूसरे लेवल का हथियार बनाने वाली बन सकती है। तीसरे लेवल का भी बनना नामुमकिन नहीं है। मास्टर यशवर्धन, क्या मैं पास हो गई? राजकुमारी श्रद्धा ने मास्टर यशवर्धन को देखा और बेचैनी से पूछा। मास्टर यशवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज से तू मेरी 9वीं शिष्या है। राजकुमारी श्रद्धा का दिल खुशी से भर गया। उसने जल्दी से झुककर प्रणाम किया और बोली, शिष्या गुरु को प्रणाम करती है। राजकुमारी श्रद्धा को बधाई, तुम अपनी शिष्यता में कामयाब हो गई। विराज ने अपने हाथ भींचे और एक्साइटेड से कहा। वह इतना खुश था जैसे उसने खुद कामयाबी हासिल की हो। कला भवन तक मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया श्री विराज।
राजकुमारी श्रद्धा ने मुस्कुराकर कहा। विराज के दिल में शहद सी मिठास घुल गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी श्रद्धा बहुत नरम मिजाज है। तुम्हारे साथ यहां आना मेरे लिए सौभाग्य है। मास्टर यशवर्धन ने उनकी तरफ देखा और कुछ बातें की। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, गपशप खत्म, अब तुम दोनों जा सकते हो। श्रद्धा, मेरे साथ आ। फिर वह राजकुमारी श्रद्धा को हॉल में ले गया। तुम्हारा नाम मास्टर यशवर्धन है। तभी विवान ने अपनी नाक छुई और अचानक मुंह खोला। मास्टर यशवर्धन रुक गया। उसने भौहें सिकोड़ी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जब से वह हथियार बनाने वाला बना, उसने शायद ही कभी ऐसा सीधा बुलावा सुना हो। विजयनगर के बड़े अधिकारी भी उसे ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करते। मास्टर यशवर्धन ने विवान को ठंडी नजरों से देखा और बोला, कौन सा बच्चा मेरे गुरु का नाम सीधे पुकारने की हिम्मत करता है? विवान, तू क्या कर रहा है? मेरे साथ वापस चल। विराज का पूरा शरीर कांप उठा। वह विवान पर दहाड़ा। उसने तुरंत मास्टर यशवर्धन से कहा, मास्टर यशवर्धन, ये मेरा साला है, इसे नियमों की समझ नहीं, कृपया माफ करें। वह विवान की मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने सोचा, अगर मास्टर यशवर्धन विवान की वजह से सिंह राजवंश परिवार से नाराज हो गए तो ये मुसीबत बन जाएगी। तुझे दूसरे लेवल का हथियार बनाने वाला बने अभी कुछ दिन भी नहीं हुए, है ना? विवान ने अपने बाएं हाथ से छाती पकड़ी और दाहिने हाथ से ठुड्डी छुई। तू क्या कहना चाहता है? मास्टर यशवर्धन ने विवान को ठंडी नजरों से देखा और गहरी आवाज में बोला, मेरे पास तुझसे बात करने का वक्त नहीं, तुरंत हॉल से बाहर निकल। विवान के रवैये ने उसे बहुत नाराज कर दिया। अगर सामने कोई किशोर न होता तो वह मुंह फेर लेता। विवान, अब चल। विराज की आंखें उदास थीं। उसकी आंखों में आग लगभग फूट पड़ी। उसके दाहिने हाथ ने विवान का दायां हाथ पकड़ा और उससे बाहर खींचने लगा। विवान के शरीर में मौजूद मायालोक राज्य तेजी से दौड़कर उसके दाहिने हाथ में समा गई। उसके हाथ से जबरदस्त ताकत निकली। हल्के से झटके के साथ विराज बाहर उड़ गया। अच्छा कमीने, तूने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की। विराज एक पल में उड़ गया। उसकी पांचों उंगलियां सुन्न हो गईं और तेज दर्द हुआ। वह हैरान रह गया और साथ ही और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। एक गुस्सैल शेर की तरह वह विवान की ओर दौड़ा। विवान जरा भी नहीं हिला। एक हल्के कदम से उसने विराज का हाथ चकमा दिया और बोला, अगर तू दूसरे लेवल का हथियार बनाने वाला बनना चाहता है तो तुझे दूसरा लेवल का खजाना हथियार बनाना होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुझे इम्तिहान में आग वाले गुण का खजाना हथियार बनाना चाहिए। मास्टर यशवर्धन का चेहरा हैरान था। उसकी बेचैनी में हैरानी की झलक दिख रही थी। उसने गहरी आवाज में कहा, तुझे कैसे पता? मैं सिर्फ ये नहीं जानता कि तू आग वाले गुण का खजाना हथियार बना रहा है, बल्कि ये भी जानता हूं कि इस खजाने की मुख्य चीज हेमेटाइट होनी चाहिए। चांद पत्थर के जलने वाले गुण को कम करने और उसकी लचक बढ़ाने के लिए तूने बनाने की प्रक्रिया में हरा आकर्षण पत्थर मिलाया। भले ही हरा आकर्षण पत्थर लाल ज्वाला पत्थर को बेअसर करता हो, ये जादुई जहर बनाने की मुख्य चीज है और ये भड़कने वाली चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। विवान ने सिर हिलाया और अफसोस के साथ कहा, तू इतना हिम्मती है कि दूसरे लेवल के खजाने के हथियार बनाने के लिए अपने शरीर को जहर दे सकता है। अगर ये बात हुनर भवन हॉल के लेवल इम्तिहान विभाग तक फैल गई तो इसका असर तेरे ग्रेड इम्तिहान पर पड़ेगा। मास्टर यशवर्धन का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसकी आंखों में हैरानी की झलक दिखी। फिर उसका चेहरा अचानक उदास हो गया। बकवास है, मुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है। विवान ने आह भरी। दरअसल जादुई जहर से जहर होना कोई बड़ी बात नहीं है। बदकिस्मती से जहर कम करने के लिए तू खास जहर हटाने वाली गोली भी लेता है। हाँ, खास जहर हटाने वाली गोली का मुख्य पदार्थ ईथर का फूल है, जो ठंडी प्रकृति का होता है। ये न सिर्फ जादुई जहर को खत्म कर सकता है, बल्कि जादुई जहर को और तेजी से बढ़ा भी सकता है। इससे जहर शरीर के अंदरूनी हिस्सों में जल्दी फैल सकता है, जो धीरे धीरे आत्महत्या करने जैसा है। तुझे नहीं पता? अरे मैं भूल गया। विवान हंसा और बोला, तू सिर्फ एक कारीगर है, कीमियागर नहीं। मुझे नहीं पता, यह आम बात है। मास्टर यशवर्धन के चेहरे पर सुस्ती थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी नजरें विवान पर सख्त हो गईं।
तू कौन है? एक डरावनी और खतरनाक आत्मा उसमें से निकली। विराज और राजकुमारी श्रद्धा को ठंड और सिहरन महसूस हुई। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मास्टर यशवर्धन न सिर्फ दूसरा लेवल हथियार बनाने वाला था, बल्कि स्वर्ग लेवल का ताकतवर भी था। विवान, अगर तूने फिर से बकवास की तो मैं अपने पिता को बताऊंगा और तुझे और तेरी मां को हमारे सिंह राजवंश परिवार से बाहर निकलवा दूंगा। विराज ने बेचैनी से दहाड़ा। उसे पता था कि मास्टर यशवर्धन गुस्से में है। मास्टर यशवर्धन, कृपया गुस्सा न करें, हम अभी चलते हैं। विराज का दिल मास्टर यशवर्धन के लिए बेचैन था। उसके शरीर से ठंडा पसीना टपक रहा था। अब जाने में बहुत देर हो चुकी है। मास्टर यशवर्धन जैसे ही हिला, वह तुरंत विवान के सामने आ गया। उसकी स्वर्ग लेवल की असली मायालोक राज्य दिखाई दी। उसका दायां हाथ स्वर्ग और जमीन के जाल जैसा था। उसने विवान के पूरे शरीर को मजबूती से जकड़ लिया और नीचे गिरा दिया। अभी तक तेज रफ्तार नहीं रुकी थी। विराज के आसपास विवान उड़ रहा था। अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। उसके तेज पंजों के नीचे विवान स्थिर खड़ा रहा। उसका शरीर भाले की तरह सीधा था। उसने शांति से कहा, जब तू अपनी असली मायालोक राज्य को उत्तेजित करता है तो क्या चेतना से जुड़ा ऊर्जा का केंद्र, शरीर के मध्य स्थित ऊर्जा का केंद्र बहुत आरामदायक लगते हैं? क्या तुझे चींटी के काटने जैसी खटास महसूस होती है? मास्टर यशवर्धन का शरीर बिजली के झटके की तरह सिकुड़ गया। उसका दायां हाथ जम गया। वह नीचे नहीं गिर सका। विवान ने खेद के साथ कहा, इतना अफसोस है कि हथियार बनाने की अच्छी टैलेंट को छोड़कर तुझे बेकार आदमी बनना पड़ रहा है। मास्टर यशवर्धन की आंखें डर से भर गईं। उसका पूरा शरीर कांप उठा। तू वह लंबे वक्त तक तू बोलता रहा, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकाल सका। गुरु, आपको क्या हुआ? एक तरफ राजकुमारी श्रद्धा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह सोचने लगी। सब पीछे हट जाओ, मास्टर यशवर्धन अचानक बोला। राजकुमारी श्रद्धा के कदम रुक गए। सुना नहीं? रास्ते से हट जाओ। मास्टर यशवर्धन ने राजकुमारी श्रद्धा और विराज को ठंडी नजरों से देखा। वह नजारा ऐसा था कि दोनों के शरीर कांप उठे। वे जल्दी से पीछे हटने के लिए झुके। जब वे चले गए, मास्टर यशवर्धन ने विवान को ठंडी नजरों से देखा और बोला, तू कौन है? विवान ने हल्के से कहा, मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तेरी जान बचा सकता हूं। मास्टर यशवर्धन की आंखें चमक उठीं। उसने ताने मारते हुए कहा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। विवान ने सिर हिलाया, लाचार होकर हाथ फैलाए और जाने के लिए मुड़ा। तो फिर इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं। असल में मैं तुझे एक साफ रास्ता दिखाना चाहता था, लेकिन तुझे बेकार आदमी बनना है। मुझे कोई दिक्कत नहीं। आ जा अगर तू चाहे। इतना आसान नहीं है। अगर तू अपनी असलियत नहीं बताता तो तू आज हॉल से बाहर नहीं जा सकता। मास्टर यशवर्धन का शरीर कांप उठा और उसने विवान को रोक लिया। उसने गुस्से से कहा। विवान ने ताना मारा, हर बार जब तू अपनी असली मायालोक राज्य का इस्तेमाल करता है, तू जहर को अपने शरीर में और गहरा होने देता है। अपने चेहरे पर हरी गैस देख। क्या ऐसा है कि 9 शक्ति केंद्र भी दर्द करने लगा है? तू। मास्टर यशवर्धन का चेहरा भूत जैसा हो गया। उसका पूरा शरीर अचानक उछल पड़ा, जोर से कांपने लगा। अभी आधा महीना बाकी है, आगे के लिए तैयार हो जा। विवान आगे बढ़ा। 1 मिनट रुक, मास्टर यशवर्धन ने कांपती आवाज में कहा। क्या तेरे पास सचमुच कोई उपाय है? पिछले कुछ दिनों से उसे वही दर्द हो रहा था जैसा विवान ने बताया। हाल ही में दूसरे लेवल के हथियार बनाने वाले के इम्तिहान में उसने लाल ज्वाला पत्थर से आग वाला हथियार बनाया था, लेकिन पत्थर की लचक बढ़ाने के लिए उसने चुपके से हरा जादू का पत्थर मिला दिया। नतीजा, अगले दिन जहर ने हमला किया, पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। बुरी आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उसने मोटी कीमत पर खास जहर हटाने वाली गोली खरीदी। कौन जानता था कि इसे लेने के बाद न सिर्फ जहर ठीक हुआ, बल्कि उसकी सारी नसें दर्द करने लगीं। हाल के दिनों में जब भी असली मायालोक राज्य उत्तेजित होती, उसके अंदर की नसें चींटियों के काटने जैसी हो जाती। आत्मा का प्रवेश द्वार, दिव्य ऊर्जा केंद्र, ऊर्जा संतुलन और जीवन शक्ति केंद्र चाकू के घाव जैसे हो गए, मानो 2 मटर के दाने हो। अभी अभी उसकी कबूतर की पूंछ अचानक दर्द करने लगी थी। ये जानकर मास्टर यशवर्धन पूरी तरह डर गया। विवान की बातें सच थीं।
वह अब और शांत नहीं रह सका। कृपया मुझे बता, जहर कैसे हटाए, मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। मास्टर यशवर्धन ने एक्साइटेड से विवान का कंधा पकड़ा और कांपती आवाज में कहा। उसकी आंखें मिन्नत से भरी थीं। संयोग से वह जगह सुनसान थी, किसी ने ये नजारा नहीं देखा, वरना मास्टर यशवर्धन को एक जवान लड़के से मिन्नत करते देख लोग हैरान रह जाते। विवान ने कहा, तूने कहा था कि मैं डर फैलाने वाला हूं, अब तू इस पर यकीन क्यों कर रहा है? मैं महाशक्ति पर्वत को नहीं जानता, कृपया मेरी मदद कर। मास्टर यशवर्धन ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसका दिल गुस्से और नाराजगी से भरा था। उसने मन ही मन कहा, पहले मुसीबत का हल ढूंढ लूं, फिर देखता हूं तुझसे कैसे निपटना है। विवान ने मास्टर यशवर्धन की ओर देखा। वह कैसे नहीं जानता था कि उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसने बस धीरे से कहा, चलें। मास्टर यशवर्धन हैरान रह गया। कहाँ जाना है? तेरे हथियार बनाने वाले कमरे में। पहले मेरे लिए कुछ बना। मास्टर यशवर्धन चौंक गया था, फिर भी वह आगे आगे चला और विवान को हॉल के अंदर ले गया। दूसरे लेवल का कारीगर होने के नाते मास्टर यशवर्धन का अपना अलग हथियार बनाने का कमरा था। रास्ते में मास्टर यशवर्धन विवान का सम्मान करता रहा। आसपास के कई लोग इस नज़ारे के बारे में बात कर रहे थे और सोच रहे थे कि ये जवान लड़का कौन है। ये रहा। थोड़ी देर बाद मास्टर यशवर्धन विवान को एक कमरे में ले गया, जहां तरह तरह के हथियार बनाने के औजार रखे थे। पता नहीं तू मुझसे क्या बनवाना चाहता है? मास्टर यशवर्धन ने गहरी आवाज में कहा। विवान ने एक कलम और कागज लिया और जल्दी से दिव्य सुई का चित्र बनाया। उसने धीरे से कहा, मुझे इस आकार की 18 दिव्य सुइयां बनवानी हैं। मास्टर यशवर्धन ने हल्के चेहरे से चित्र लिया और लापरवाही से देखा। उसका सहज भाव पल भर के लिए रुक गया। धीरे धीरे हैरानी की झलक दिखी, फिर वो हैरानी में बदल गई। उसका दिल बहुत हैरान था। विवान के दिए चित्र में एक बहुत पतली काली सुई थी, जो 3 इंच और 3 इंच लंबी थी। पूरा चित्र सर्पिल आकार में था। हर हिस्सा बहुत बारीक था। हर हिस्से का व्यास और चौड़ाई अलग थी। पतली सुई पर तरह तरह के जटिल निशान थे, जो चकाचौंध करने वाले थे। पहली नजर में चित्र में बस एक पतली सुई थी, लेकिन गौर से देखने पर यह बहुत उम्दा थी। ये कला के टुकड़े जैसी थी। इतनी मुश्किल थी कि कुछ दूसरे लेवल के खजाना हथियारों से कहीं बेहतर थी। मास्टर यशवर्धन को और भी हैरानी हुई कि विवान की चित्र बनाने की तरकीब पूरी तरह हथियार बनाने की बनावट के हिसाब से थी। हर बारीकी को आखिरी हद तक बताया गया था। ये पुराने जमाने के कई कीमती हथियारों के चित्रों से कहीं ज्यादा नाजुक था। जो जीवंत था वो एक किताब जैसा हथियार बनाने का चित्र था, जिसमें कोई कमी नहीं थी। मास्टर यशवर्धन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने कहा, भले मैं दूसरा लेवल हथियार बनाने वाला हूं, इस जादुई सुई की बारीकी दूसरे लेवल के हथियार से कहीं बेहतर है। अगर ये तीसरे लेवल का खजाना हथियार भी है, तो भी मुझे डर है कि ये उतना अच्छा नहीं है। तू चाहता है कि मैं इसे कैसे बनाऊं? मुझे कुछ भी ऐसा नहीं सूझता जो तू सोच सके। चिंता मत कर, मैं तुझे रास्ता बता दूंगा। तू? मास्टर यशवर्धन ने विवान को शक की नजर से देखा, लेकिन विवान का शांत चेहरा देखकर वो बिल्कुल मजाक नहीं लग रहा था। वह हैरान हो गया और गहरी आवाज में बोला, इसमें किस चीज का इस्तेमाल हुआ है? बस अभी जो काला दिव्य पत्थर मिला है उसी का इस्तेमाल करो। क्या? मास्टर यशवर्धन ने गुस्से से कहा, यही तो विराज ने मुझे खजाना हथियार बनाने के लिए दिया था। अगर ये खत्म हो गया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? विवान ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोला, तेरे पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। मास्टर यशवर्धन का चेहरा कई बार उदास और बदलता रहा। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुझ पर कैसे भरोसा करूं? मुस्कुराते हुए विवान ने धीरे से असली मायालोक राज्य चलाने के कुछ गहरे सूत्र बताए। उसने कहा, अगर तू असली मायालोक राज्य को मेरे बताए सूत्र के हिसाब से चलाएगा तो तुझे पता चल जाएगा कि मैंने तुझे धोखा नहीं दिया। मास्टर यशवर्धन का दिल हैरान था, लेकिन उसने अपने शरीर में मायालोक राज्य को विवान के सूत्र के हिसाब से चलाया। तभी उसके निचले शरीर को झटका लगा। उस वक्त उसे 10,000 चींटियों के काटने का एहसास भी नहीं हुआ। यहां तक कि दर्द भी काफी कम हो गया था।
एक पल के लिए मास्टर यशवर्धन को लगा कि उसकी बीमारी ठीक हो गई है। दूसरी तरफ विवान ने बेरहमी से उसकी उम्मीद तोड़ दी। ये तरीका सिर्फ तेरी बीमारी के दर्द को कम करने के लिए है, ये बीमारी की जड़ नहीं, सिर्फ लक्षण ठीक कर सकता है। जब तू काम पूरा कर लेगा तो मैं तुझे बताऊंगा। बेहतर होगा कि तू मुझसे झूठ न बोले। मास्टर यशवर्धन ने गहरी सांस ली। दूसरों के काबू में होने का एहसास उसे बहुत गुस्सा दिला रहा था। वह विवान को उसी वक्त काट डालना चाहता था। विवान के कहने पर मास्टर यशवर्धन ने जल्द ही असली आग जलाई। दूसरे लेवल के हथियार बनाने वाले के तौर पर मास्टर यशवर्धन के बुनियादी हुनर काफी मजबूत थे। विवान के और कुछ कहे बिना उसने काले दिव्य पत्थर को गर्म करना शुरू कर दिया। नीली और सफेद असली आग काले दिव्य पत्थर पर लग रही थी, जिससे साफ गर्मी निकल रही थी। लेकिन एक कप चाय जितना वक्त गुजरने के बाद काला दिव्य पत्थर बस थोड़ा लाल हुआ। पिघलने का कोई निशान नहीं था। विवान ने भौहें चढ़ाईं। काला दिव्य पत्थर तीसरे लेवल की सबसे अच्छी हथियार बनाने की चीज है। ये ठंडी प्रकृति का है। मास्टर यशवर्धन की दूसरे लेवल की असली आग इसे जल्दी पिघला नहीं सकती। काले दिव्य पत्थर पर थोड़ा टैल्कम पाउडर छिड़क दे। ये बहुत धीमा है, इसे कब बनाएगा? विवान ये तरीका बर्दाश्त नहीं कर सका। टैल्कम पाउडर? मास्टर यशवर्धन ने भौहें चढ़ाईं और ताने मारते हुए कहा, टैल्कम पाउडर का काम मुख्य रूप से काले लोहे से गंदगी निकालने के लिए होता है। इसे काले दिव्य पत्थर पर छिड़कने से क्या फायदा? और तो और काला दिव्य पत्थर तीसरे लेवल की चीज है। पिघलने की रफ्तार धीमी होना आम बात है। तुझे किस बात की चिंता है? विवान की पुतलियां ठंडी हो गईं। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुझे डालने को कहा तो डाल। मास्टर यशवर्धन इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा लाल हो गया और खून उबलने लगा। उसने गुस्से से कहा, ठीक है, तूने ही मुझे ये डालने को कहा था। काले दिव्य पत्थर को बर्बाद करने का इल्जाम मुझ पर मत लगाना। उसने गुस्से में थोड़ा टैल्कम पाउडर निकाला और विवान के कहने पर काले दिव्य पत्थर पर छिड़क दिया। उसे यकीन नहीं हुआ कि क्या हुआ। सफेद टैल्कम पाउडर काले दिव्य पत्थर पर गिरा। पहले जो काला दिव्य पत्थर हल्का लाल था, वो जल्दी चमक उठा, सचमुच पिघल गया और आंखों के सामने धीरे धीरे तरल में बदल गया। इस नजारे ने मास्टर यशवर्धन की आंखें तरेरने पर मजबूर कर दी, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने पहली बार सुना था कि टैल्कम पाउडर काले दिव्य पत्थर के पिघलने की रफ्तार को तेज कर सकता है। यशवर्धन क्या कर रहा है? जल्दी गंदगी निकाल। विवान की तेज आवाज ने अचानक मास्टर यशवर्धन के ख्यालों को तोड़ा। वह तुरंत संभल गया, लेकिन विवान का नाराज चेहरा देखकर वह जल्दी से हथियार बनाने के कमरे में आया। उसने निशान बनाने वाला पेन उठाया और तेजी से निशान उकेरने लगा। वह बहते बादलों और पानी जैसा था। निशान बनाने के मंच पर एक जटिल और रहस्यमय 6 नुकीला तारा निशान तुरंत बन गया। पूरा निशान बहुत सहज और गहरा था। हर रेखा कला जैसी थी। मास्टर यशवर्धन की आंखें रंगीन थीं और उसका दिल बहुत प्रभावित था। सिर्फ दर्जन भर सांसों के बाद विवान ने निशान मंच पर एक बहुत जटिल निशान बनाया। मास्टर यशवर्धन पूरा निशान देखकर दंग रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस निशान का काम क्या है। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।